हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। वैसे तो आप इस वीडियो में थंबनेल देख के ही आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो है वो आपकी जो क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेके उसके संबंध में नहीं है। ये वीडियो जो है वो है आपकी 2022 का जो प्रीलिम्स होने वाला है 21 मई को, उसके संबंध में ये वीडियो बनाई जा रही है। उसके संबंध में जो आपके क्वेश्चन मुझे मिले थे दिसंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन वैसे तो मैं चाह रही थी कि ये वीडियो अब मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि कुछ रीजन से मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई थी। तो मैं चाह रही थी कि अब रहने देती हूँ। आपसे मैंने कह तो दिया था, आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे तो उसमें मैंने कह दिया था कि हाँ मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर लेट हो गई थी तो मैंने सोचा कि अब ये रहने देती हूँ। लेकिन अभी भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आपने बताया नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके बहुत सारे थे, कुछ कमेंट में पूछे, कुछ व्हाट्सएप के जरिए पूछे। मैंने उन्हें कॉमन कॉमन क्वेश्चन ही है, जनरली सबने एक तरह के क्वेश्चन ही पूछे। करंट अफेयर कितना पढ़ लें मैम, बुक्स कौन सी पढ़ लें, या कहाँ से शुरुआत कर लें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन ही निकल के आए हैं। तो 8-10 क्वेश्चन है, तो हमारे सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आंसर हो जाएंगे। फिर भी कहीं कोई चीज स्किप हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब यदि आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं कि मैम तैयारी कैसे करें, पहले क्या पढ़ लें सिलेबस में, करंट अफेयर कितना पढ़ लें, तो यकीन मानिए आप काफी हद तक नॉलेज इस एमपीपीएससी के बारे में रखते हो। आपको पता है कि एमपीपीएससी क्या होती है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो आपके जो सवाल हैं वही आपके मन में तभी आए होंगे। लेकिन फिर भी मैं जीरो लेवल से बिल्कुल चीजें बताऊंगी, तो इसमें कोई हंसने की या मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बाकी ऐसे होते हैं जिनके पास गाइडेंस नहीं होता, या कुछ ग्रामीण इलाके से होते हैं जो सपना तो रखते हैं कि हाँ मुझे तहसीलदार बनना है। जब तहसील में हमारा बार बार काम होता है, वहां तहसीलदार को देखते हैं, डिप्टी कलेक्टर को देखते हैं, तो हमारे सपना तो होता है कि हमें ये बनना है, लेकिन कैसे बनना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिलते भी हैं कि मैम एमपीपीएससी क्या होता है, और इसका फॉर्म कैसे फिल होते हैं। इस तरह के कई तरह के ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह से कोई भी ये सोचने वाली बात नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता, या अभी जो 12th पास किए हैं किसी का सपना होगा कि डिप्टी कलेक्टर बनना है, सिविल सर्विस में जाना है। तो सपने होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि रास्ता किधर से जाता है, क्या करना चाहिए। इस तरह से तो हम बिल्कुल जीरो स्तर से आपके क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि मैं भी उसी लेवल से उसी स्तर से निकल के आई हूं जहां कहीं कोई गाइडेंस नहीं था। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करूंगी, जितना इस बातचीत के दौरान आपके सवाल, जितना मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके मन में, जब आपके आसपास कुछ भी जानने को नहीं होता होगा तो कैसे क्वेश्चन उठते होंगे, तो वहां से हम बिल्कुल जीरो स्तर से लेंगे और आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर तो हम करेंगे ही सही। ठीक है, तो एमपीपीएससी, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कुछ एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें ही एक सिविल सर्विस का होता है और एक फॉरेस्ट सर्विस का होता है। हम इसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। हालांकि एमपीपीएससी जो है वो एक संस्था है अपने मध्य प्रदेश में जो कुछ एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके बारे में डिटेल में आपके टॉपिक में दिया है। ये जब मध्य प्रदेश सिविल सर्विस का आप एग्जाम प्री दोगे तो इसमें ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको टॉपिक के रूप में पढ़ने में आएगा। फिलहाल के लिए जनरल वे में इतना समझ लीजिए कि एमपीपीएससी क्या है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये एक आयोग है जो कुछ परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, जिसमें आपकी ये सिविल सर्विस वाली तो हो ही गई, फॉरेस्ट सर्विस वाली भी हो गई, इंजीनियरिंग सर्विस भी कराता है, इंजीनियरिंग सर्विस वाली भी एग्जाम कराता है, एडीपीओ की यही कराता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की यही कराता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यही कराता है, सेट एग्जाम यही कराता है, और तमाम तरीके एग्जाम समय समय पे ये लेता रहता है। तो इसकी वेबसाइट है, वहां आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आगे। ऐसी ही एक संस्था हमारी है व्यापम के नाम से, आप इसे जानते हो। हालांकि अब उसके नामकरण अलग अलग होते रहते हैं, तो बस काम नहीं बदलता। तो व्यापम या पीईबी, या अभी इसका नया नाम कर दिया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल।
है ना। तो एक दूसरी संस्था ये होती है, ये 2 ही संस्था है मध्य प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। हाँ, जो हाई कोर्ट के एग्जाम होते हैं वो हाई कोर्ट ही कराता है, और बाकी जो और सिविल, यदि आप सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं तो आप दोनों की वेबसाइट पे विजिट करा करिए, एक पीईवी की वेबसाइट पे और एक एमपीपीएससी की वेबसाइट पे। ठीक है, तो वहां इनके संबंध में जो भी समय समय पे जो भी फॉर्म निकलते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, कैलेंडर आ जाते हैं कि ये पेपर हम कराने वाले हैं, इस डेट को इनके फॉर्म आ जाएंगे, तो आप एमपी ऑनलाइन पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा। पर यहाँ हम व्यापम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं। सेम चीजें आप व्यापम की साइट पे जाके व्यापम के बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट है mpsc.mp.government.in। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप जाइए और वहां देखिए, आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो अब आप भले गुल्लक वुल्लक में जोड़ जाड़ के अपने राखी दिवाली सबके पैसे जोड़ जाड़ के ना एक स्मार्टफोन तो ले ही लीजिए। टेक्नोलॉजी सही दिशा में उपयोग होगी तो वो वरदान ही होती है ना। तो आजकल हर चीज डिजिटल है, और आपकी यदि आप इसका सही उपयोग करोगे तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, बहुत वरदान साबित होगी। तो मोबाइल ले लीजिए, और मोबाइल का यूज बिल्कुल पढ़ने में करना है तो बहुत दम से करिए। सिलेक्शन इसके दम पे भी मिल जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आजकल हर चीज अवेलेबल है, हर क्लास अवेलेबल है, तो आप आराम से बढ़िया गाइडेंस किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करिएगा। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो एक पहले पेज, होम पेज जो खुल के आएगा, काफी कुछ जानकारी आप स्क्रॉल करके वहां पे देख लीजिए। काफी कुछ जानकारी तो फ्रंट पेज पे ही मिल जाती है आपको कि इसमें नया क्या आया है, नोटिफिकेशन कौन सा अपकमिंग एग्जाम है, और फिर उसके बारे में नीचे किस एग्जाम के विज्ञापन आए हैं तो उसके बारे में, और विज्ञापन में ही जनरली सारी चीजें दी रही होती है कि पेपर कैसे कैसे होंगे, कब फॉर्म आएंगे। इस तरह से व्यापम रूल बुक जारी करता है, और ये विज्ञापन की तरह एमपीपीएससी जारी करता है। तो एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन जो होगा वहां आपको इनके बारे में, जो भी एग्जाम होगा उसके बारे में आपको उस विज्ञापन में जानकारी मिल जाएगी। आप योग्यता रखते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वो उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फिर साइड में इसी में वो फ्रंट पेज पे ही आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। बाकी चीजें जो आपको होम पेज पे नहीं मिल रही हैं, वहां वो डॉट पे क्लिक करिएगा। वहां पे कई तरह के ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कर करके देखिए अलग अलग ऑप्शन पे, तो बाकी चीजें आपको वहां से जानकारी मिल जाएंगी। जैसे कैलेंडर मिल जाएगा, एमपीपीएससी समय समय पे कैलेंडर जारी कर देता है कि कौन कौन से एग्जाम कौन कौन सी डेट में होने वाले हैं, इस तरह से अपडेट करता रहता है। और जो कई क्वेश्चन आप मुझसे बीच बीच में पूछते रहते हैं, मैम मेंस की कॉपी कैसी होती है, तो सैंपल कॉपी भी वहां पे मेंस की पड़ी हुई है, वो देख लीजिए। प्रीवियस पेपर पड़े हुए हैं। सिलेबस, कोई भी एग्जाम आने वाला होता है, सिलेबस भी वहां पे वो शेयर करता है एमपीपीएससी। हम एमपीपीएससी की चूंकि बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा हर एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैम 2022 के जो विज्ञापन आया उसके साथ सिलेबस नहीं आया, तो सिलेबस 22 के लिए पीएससी ने अपडेट नहीं किया है, इसलिए नहीं आया। जो 21 वाला पड़ा है आप उसको ही सिलेबस मान के चलिए। हालांकि हर दूसरे तीसरे दिन में आप इन ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहा करिए, ताकि कोई भी अपडेट यदि वो करता है किसी भी चीज में तो आपको वहां जानकारी मिल जाए। जनरली यही होता है एमपीपीएससी के कि एग्जाम के आने या विज्ञापन आने के टाइम पे ही वो सिलेबस जारी कर देता है, बाद में 1-2 दिन पहले नहीं करता है ना। तो यदि उसे डालना होता दूसरा नया सिलेबस अपडेट करके, तो वो विज्ञापन जब आया था तभी आ जाना चाहिए था, या अब तक तो आ ही जाना चाहिए था। अब तो अपडेट नहीं होगा, फिर भी आप विजिट कर लीजिए, क्या पता भैया पीएससी है ना, कुछ नया आविष्कार वो कर ले कि 4 दिन पहले सिलेबस डाल रही है। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, मजाक कर रही हूँ, है ना। तो 2021 वाला ही सिलेबस मान के चलिए, 2021 का सिलेबस प्रीलिम्स का वहां पे डला है, तो आप उसको, वैसे तो मैं वीडियो के बाद आपके साथ जो लेटेस्ट सिलेबस वहां का होगा वो उसकी पीडीएफ में शेयर करूंगी ही सही। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट है, इसके बारे में आप जाके जो जो एग्जाम एक कंडक्ट कराती है इस वेबसाइट पे विजिट करते रहा करिएगा। आपको जानकारी मिल जाया करेगी कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, कब फॉर्म आने वाले हैं, और कैसे कैसे उसकी
एग्जाम प्रक्रिया कैसी रहने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करिएगा, उस हिसाब से तैयारी करिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं कि जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस की हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में, ये होती क्या है। तो देखिए, आपने सिविल सर्विस में जो है वो आप फॉर्म डाल सकते हो यदि आप ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हो, या ईयरली आपका ग्रेजुएशन डिग्री है तो लास्ट ईयर में हो, तो आप इसका, या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो एमपीपीएससी सिविल सर्विस के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसकी। फिर इसी में होता है फॉरेस्ट सर्विस। तो फॉरेस्ट सर्विस यदि आपकी ग्रेजुएशन में विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग फील्ड से यदि आप हो तो आप फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम दे सकते हो। तो आप अपनी वहां पे देख लीजिए अपनी एलिजिबिलिटी कि हम डाल सकते हैं फॉर्म के नहीं डाल सकते हैं, उसके हिसाब से अपना फॉर्म फिल करिए। इसमें जो फॉर्म आता है वो दोनों के लिए एक ही आता है, प्रीलिम्स भी एक ही होता है, सिलेबस भी प्रीलिम्स का एक ही होता है, बस रिजल्ट जारी करने में जो है वो थोड़ी सी भिन्नता होती है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एमपीपीएससी सिविल सर्विस और एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का एक ही फॉर्म आता है प्रीलिम्स के लिए, है ना, हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। एक ही फॉर्म आएगा, वहां से पूछा जाएगा कि आप सिर्फ सिविल सर्विस के लिए दे रहे हो एग्जाम, या सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस के लिए देना चाहते हो, या दोनों के लिए देना चाहते हो। दोनों का एक ही साथ एक ही पेपर होता है, बस रिजल्ट अलग अलग जारी होता है, तो एक ही तरह का पेपर होता है। ठीक है, सिलेबस भी सेम है। ठीक है, मेंस में जाके ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। मेंस का अलग सिलेबस है फॉरेस्ट के लिए, और सिविल सर्विस के लिए मेंस के लिए अलग सिलेबस है, और इनके एग्जाम पैटर्न भी अलग होता है, फिर इंटरव्यू भी अलग अलग होता है, और फिर पोस्ट भी अलग अलग मेरिट बन के अलग अलग आती हैं। ठीक है, इसमें सिविल सर्विस की यदि हम बात करें तो तहसीलदार से लेकर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी इन पोस्टों में जो आप विज्ञापन देखोगे तो उसमें सारे विभागों की पोस्ट देख लेना, कौन कौन से विभाग में किस किस पोस्ट के लिए जगह एमपीपीएससी में इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो उन्हीं जिस नोटिफिकेशन में जो आता है उसी वो पोस्ट आपको, जब आप मेंस क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तब आप वरीयता उसमें भरोगे इंटरव्यू के लिए कि हमें कौन सी पोस्ट पहले चाहिए। तो जाहिर सी बात है सबको पहले डिप्टी कलेक्टर ही चाहिए होता है, कोई पुलिस में जाना ज्यादा इंटरेस्टेड होता है तो डीएसपी चाहिए होता है, फिर बाकी क्रम में आप पोस्ट जमाते हो। तो वो बातें हमारी बात की हैं, चूंकि हम अभी यहाँ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो इसकी ही करेंगे। ठीक है, तो एमपीपीएससी सिविल सर्विस और एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो परीक्षा होती है उसके 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। फिर फाइनल उसकी मेरिट बनती है, उसके आधार पे आपको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर लेके आपकी मेरिट बनती है। प्रीलिम्स के नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, प्रीलिम्स आपको पास करना होता है कट ऑफ मार्क्स के अंदर आके, तब आपको मेंस देने को मिलेगा। जब आप मेंस में पास हो जाओगे कट ऑफ मार्क्स के अंदर, तब आपको क्या देना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ, यदि आप किसी इन तीनों स्तरों में से कहीं भी आप फेल हो गए तो आप जब अगला नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है प्रीलिम्स से ही। ठीक है, यानी फिर आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सेम फॉरेस्ट सर्विस के लिए है, ऐसा ही उसमें भी होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो दोनों के लिए सेम होती है, सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के लिए सिलेबस भी सेम होता है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का, जिसमें आपकी 10 यूनिट सिलेबस में दी है, उसके अकॉर्डिंग आपका पहला पेपर बन के आएगा। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा है आंसर तो आंसर सबके ही देके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में नहीं होती है, ना फॉरेस्ट सर्विस में ना सिविल सर्विस वाले में। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद फॉरेस्ट सर्विस में मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो आप विज्ञापन में कंफर्म कर लीजिए। मैं फॉरेस्ट सर्विस का यहां नहीं बता रही हूं, क्योंकि मैं फॉरेस्ट सर्विस नहीं दे सकती, मैंने जो ग्रेजुएशन किया है वो बीए किया है। ठीक है,
तो इसलिए मैं नहीं दे सकती। यदि आप विज्ञान, तकनीकी या इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आप फॉरेस्ट दे सकते हैं, तो वो मेंस का आप वहां क्लियर कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग वहां होती है या नहीं होती है, तो आप उसका क्लियर कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्लियर है? तो आपका पहला पेपर जीएस का होता है, सेकंड पेपर होता है सीसेट का, जिसका सिलेबस आपको दिया है। यदि ऊपरी तौर पर मैं बताऊं तो उसमें मैथ, रीजनिंग आता है, पैराग्राफ आते हैं और डिसीजन मेकिंग आता है। ठीक है, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लेना। जीएस के पेपर के बारे में तो हम यहाँ आगे सिलेबस देखेंगे, समझेंगे ही सही। सीसेट के पेपर के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं फॉरेस्ट सर्विस नहीं देती हूं, तो सिविल सर्विस सिर्फ देती हूं। इसलिए सिविल सर्विस वालों के लिए क्या होता है, और इससे रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कैसे अलग अलग हो जाता है। जो सिविल सर्विस वाले देते हैं उनकी मेरिट प्रीलिम्स में सिर्फ जीएस के पेपर के आधार पर बनती है। यानी जीएस के पेपर में आप कट ऑफ मार्क्स के अंदर अपने मार्क्स ले आए तो आप पास हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे, है ना। पासिंग मार्क्स अलग होते हैं और कट ऑफ के अंदर आने के बाद आप क्वालिफाई होते हो मेंस के लिए। ठीक है, तो वो पासिंग मार्क्स और आई होप क्वालिफाई कट ऑफ आपको पता होगा, है ना। पासिंग मार्क्स तो कि हाँ इतने तो आपको लाने ही है, फिर बाकी अब 3 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, 200 वैकेंसी है, तो उसके ही गुणित के हिसाब से आपको लिए जाएंगे बच्चों को, तो फिर वो कट ऑफ मार्क्स अलग हो जाता है। तो उस कट ऑफ मार्क्स के अंदर यदि आप आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो मेंस देने के लिए। तो उनकी जो मेरिट बनती है वो फर्स्ट पेपर के आधार पर बनती है सिविल सर्विस वालों की। हालांकि सेकंड पेपर जो सीसेट का होता है उसे उनको क्वालिफाई करना होता है, यानी एक पासिंग मार्क्स उसमें आपको लाने पड़ते हैं। कितने? तो मैं जनरल वालों का ही बता देती हूं। कैटेगरी वाइज आप विज्ञापन में देख लीजिए कुछ छूट दी गई है कि नहीं दी गई है। उसमें आपको 40% मान के चलिए, यानी 100 क्वेश्चन है तो आपको 40 क्वेश्चन सही करके आने होंगे। यदि आप सीसेट के पेपर में पास हुए हैं तो ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी जीएस के पेपर में सिविल सर्विस वालों के लिए। ठीक है, तो यानी एक तो आपको सीसेट में पास होना जरूरी है सिविल सर्विस वालों के लिए, फिर आपकी मेरिट में आपको जगह बनानी होगी या आपको कट ऑफ के अंदर अपने मार्क्स लाने होंगे जीएस में। फॉरेस्ट वालों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो मेरिट बनती है रिजल्ट के लिए, जो आपका कट ऑफ मार्क्स आते हैं, वो फर्स्ट पेपर जीएस और सेकंड पेपर दोनों को जोड़ के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए सेकंड पेपर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ, रीजनिंग आप कवर कर लीजिए। रीजनिंग मैं तो कहूंगी यूट्यूब से ही कवर कर लीजिए, वहीं से कवर हो जाएगा काफी कुछ। सिविल सर्विस की बात करूं तो, है ना। और पैराग्राफ तो आपसे बन ही जाएंगे। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी बन जाएंगे। डिसीजन मेकिंग आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो वो भी बन जाएंगे, तो इजीली आप 40 पार कर जाओगे। और मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत लाते हैं, हम भी बढ़िया लाते हैं सीसेट में। हालांकि ऐसी नहीं कि मुंह उठा के चले गए, कुछ पता नहीं है, फिर तो सर्क हो जाओगी कि ये पूछ क्या रहा है ना। प्रैक्टिस की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ती है। तो आप उसका सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सिलेबस देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो 40 नंबर मेरे हिसाब से आप इजीली ला सकते हो सिविल वाले। फॉरेस्ट वाले चूंकि आपको कट ऑफ मार्क्स में अंदर उतने ही लाने हैं, तो आप जो फॉरेस्ट प्रॉपर कोई गाइडेंस कर रहा हो तो बेहतर है उससे बुक वगैरह सजेस्ट करवा लीजिए कि हम कौन सी बुक में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, ताकि आपके मार्क्स उस हिसाब से ज्यादा हो सके। तो चूंकि मैंने जैसे कहा कि 40 इजीली आ जाते हैं, तो हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं मैथ 12th तक मेरे पास मैथ था, तो मैथ मेरा अच्छा खासा है। और RS अग्रवाल से कुछ मैंने मैथ के टॉपिक कर भी लिए थे, जो पीएससी जो लेती है, मतलब पीएससी जो सिलेबस में है पीएससी के। और रीजनिंग भी कर ली थी, रीजनिंग के टॉपिक भी जाहिर सी बात है एक बार तो सबको करना पड़ता है, लेकिन इजीली हो जाते हैं। तो आप वो यूट्यूब से हेल्प कर लीजिए, बहुत सारे सभी टॉपिक के आपकी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी, मैथ के भी। डिसीजन मेकिंग जो है वो उसके लिए कोई बुक देख लीजिए आती है नहीं आती है। सिविल सर्विस वालों के लिए सिर्फ प्रीवियस पेपर यदि वो समझ लेते हैं अच्छे से कि अच्छा इनको ऐसे सॉल्व करना होता है, तो उनका उसी में काम हो जाएगा। और पैराग्राफ तो हम कर ही पाते हैं, क्योंकि बचपन से वही करते आ रहे हैं, तो वो तो कर ही लेते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही सही, फिर भी आप विजिट करते रहना वेबसाइट पे। यदि 2022 में कोई अपडेट कर दे आयोग 2022 के एग्जाम के लिए, तो वो आप
उसमें अपडेट रहना, ठीक है। वैसे तो जो लास्ट जो लेटेस्ट मैं कहूंगी 2021 में शेयर किया था आयोग ने सिलेबस, तो अभी उसे चेंज नहीं किया है, तो वो ही मान के चलिए। अब ऐसा कोई चेंजेस यदि होना होता तो विज्ञापन के टाइम पे वो कर देते, ठीक है। फिर भी आप, मैंने जैसा कहा, विजिट करते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। यदि आप आगे टारगेट करने वाले हैं तो आप विज्ञापन इसका रीड कर लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी पोस्ट को आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपके एक एक करके हम क्वेश्चन लेंगे। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपका है कैसे तैयारी करें। तो देखिए, कैसे में तो मुझे लगता है सब कुछ ही आ जाएगा, सभी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने कैसे शब्द लिखा है तो आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे उम्मीद है आपको इस कैसे का जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपका कोई स्पेशल पर्पस कुछ पूछने का था तो वो आप अलग से मेंशन करिएगा, उसका जवाब फिर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था पहले क्या करें या शुरुआत कहां से करें मैम। तो शुरुआत तो आप सिलेबस देखने से ही करिए कि सिलेबस में क्या पूछा गया है, सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब मेरा अनुभव ये कहता है, और मैं ऐसे हवा में ही बातें नहीं कर रही हूं, मैं भी आपके सामने 4 प्रीलिम्स क्वालिफाई करके बैठी हूं, ठीक है। तो मैं उसी अनुभव के आधार से आपसे कह रही हूं कि कहां से शुरुआत करें। आप सिलेबस अच्छे से देखिए और उसमें पहले ये देख लीजिए कि क्या चीज आप इजिली कर सकते हो, ठीक है, या जल्दी हो जाएगी मेरी पहले से कुछ तैयारी है ना। यहां भी अच्छा, जो चीजें मैं शेयर करूंगी उसमें ये चीज मैटर करती है कि आप किस स्तर पे हैं। मतलब आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं सॉरी, या फिर आपकी तैयारी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है ना। तो अपने हिसाब से इस चीज को एडजस्ट करते चलिए कि आपकी सहूलियत किस में हो रही है या आपको किस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो इन सवालों के जवाब में आप अपना स्तर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि पहले क्या तैयारी करें। तो सिलेबस अच्छे से देखिए और उन चीजों को सबसे पहले करिए जो आपको इजिली हो जाएंगी आपसे, जिसका मटेरियल आपके पास इजिली अवेलेबल है, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज सरल लगती है, आप जल्दी उसको याद कर लोगे। देखो, उसके दो फायदे होते हैं। पहला, एक तो आपका सिलेबस से उतना वर्डन कम हो जाएगा, वो चीज हट जाएगी। दूसरा, इजी होगी तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, बार बार उसे रिवीजन में आपका टाइम नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम टफ चीज को याद करते हैं तो हम उतना कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं ला पाते, हमको लगता है हम भूल रहे हैं, तो हम बार बार उस चीज को रिवाइज करते हैं और टाइम काफी चला जाता है उसमें। और अब चूंकि थोड़ा सा ही टाइम बचा है, मार्च चलने लगा है, 21 मई को आपका पेपर है, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप क्या शुरुआत करें या शुरुआत कर चुके हैं, कहां से करें। तो पहले उस चीज को निपटा लीजिए जो इजिली हो जाए, है ना। तो आपका वर्डन कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ इतना चीज मेरे में हो गई। और देखो, पेपर बैलेंस उसी हिसाब से आता है, टफ चीजें भी पूछी जाती हैं और इजी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो पेपर उसी हिसाब से एमपीपीएससी का बैलेंस होके आता है, ठीक है। अच्छा, यहां कहां से शुरुआत करें, इस चीज में मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि सबसे पहले प्रीवियस पेपर देख लीजिए प्री के, है ना। और प्री के क्या, मेंस में भी आप मेंस कर रहे हो तो मेंस की भी मैं हमेशा बोलती हूँ प्रीवियस पेपर पहले देख लीजिए, ताकि कोई टॉपिक या कोई बुक या सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो कि यहां से मुझे काम का क्या निकालना है, और वो आपको प्रीवियस पेपर देख के ही आकलन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से करिए पहले प्रीवियस पेपर, भले ही कुछ ना बने उसमें, उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई बनेगा कहां से, आपने तो अभी नहीं पढ़ा ना। तो भले ही कुछ ना बने, लेकिन आप प्रीवियस पेपर पहले देख लीजिएगा, ताकि आप आकलन कर लीजिएगा कि जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती जाएंगी कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पीएससी पूछता है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस पेपर तो आप सबसे पहले उठाइए, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले। और सबसे बेस्ट क्या रहता है, यदि आपके पास प्रीवियस पेपर वैसे अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व पेपर मार्केट में आपको मिल जाता है, और सॉल्व पेपर में फिर सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाते हैं, तो ये भी फायदा होता है। सॉल्व पेपर भी ऐसा लीजिएगा जिसमें नीचे जो है आपको कुछ ना कुछ जैसे उस क्वेश्चन आया है उसके संबंध में आपसे कुछ ना कुछ नीचे आपको उसके बारे में लिखा मिल जाएगा, तो मतलब डिस्क्रिप्शन जिनका दिया रहता है उस टाइप के सॉल्व पेपर लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि उससे रिलेटेड हमें चीजें पता चलती जाती हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड काफी कुछ दिया होता है, तो उस तरह के लीजिएगा, है ना।
तो ये हो गया। तो मतलब क्या पहले क्या करें, शुरुआत कहां से करें? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो इजी है सिलेबस समझिए, प्रीवियस पेपर देखिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है, जो सरल आपसे बन रहा है वो आप पहले अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका उतना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, सिंपल में फिर आप बोलते हो कि मैम आयोग बहुत सिंपल होते हैं और उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ठीक है, आप आयोग पहले करना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं लास्ट के लिए रखती हूँ, और लास्ट के लिए भी बिल्कुल लास्ट के लिए नहीं रखती हूँ। जैसे हमारे 10-15 आयोग हैं, तो मैं सोच लेती हूँ कि मुझे पता है, मेरी क्षमता मुझे पता है कि मैं एक दिन में एक आयोग अच्छे से, बहुत अच्छे से भी करूंगी, तब भी मैं एक दिन में खत्म कर लूंगी एक आयोग, ठीक है। तो मैं उतने हिसाब से उतने दिन रिजर्व करके रखती हूँ। हाँ, बिल्कुल लास्ट के लिए भी नहीं रखती हूँ। क्यों नहीं रखती हूँ? क्योंकि हो सकता है बिल्कुल लास्ट में कुछ ऐसा हो गया कि भाई 2-4 दिन ऊपर नीचे के हम नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो ऐसे भी नहीं रखती हूँ। मैं उसे ऐसे टाइम के लिए रखती हूँ जहां मुझे लगता है कि हाँ, अब एग्जाम टाइम इतना है और यहां से चीजें मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि आयोग इजी तो है। यूनिट 10 की मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ, अभी हम सिलेबस पे आएंगे, तो वो मैं पीछे के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, ये गाड़ी वाड़ी की आवाज जो है, मैं आपसे स्किप नहीं कर रही इस वीडियो में, तो इस सबको इग्नोर करिएगा। क्या है कि फिर वीडियो बीच में रुक जाती है, लिंक टूट जाती है, फिर मुझे वीडियो बार बार शूट करनी पड़ती है। तो ये ऐसा कुछ समझने वाला भी नहीं है कि हम ध्यान इधर उधर भटकेगा। पहले मैं जनरली रात में करती थी वीडियो शूट, तो ऐसी कोई शोर शराबा नहीं होता था, पर अब मेरी भांजी जो है मेरे साथ रह रही है, तो अब रात में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बहुत ये शोर होता है वीडियो में अभी, ठीक है। तो आप इजी चीजें कर लीजिए पहले, ये हो गया है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से तो वही सही है। आगे का क्वेश्चन आपका है कि साइंस और करंट अफेयर। एक और क्वेश्चन भी आप पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर करवा देना और एग्जाम में कब से कब तक का करंट आएगा, है ना। तो साइंस के बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो कब से कब तक आएगा? तो 2022 का नोटिफिकेशन है, उसका तो आपको करना ही है ना। और फिर आपको सेफ जोन के लिए 2023 का मार्च तक का कर लीजिए, है ना। आप यदि मार्च में भी कोई मैगजीन लेते हैं तो वो भी फरवरी तक का ही कवर करेगी, है ना। तो कोशिश करिए कि सेफ बिल्कुल रहने के लिए मार्च तक का कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि अभी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, जो चर्चा में रहे ही हैं, जैसे हमारे यहाँ G20 की बैठकें चल रही थी, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है आपको पूछे जा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एकदम से हो जाता है परीक्षा के 2-3 महीने पहले, जो बहुत नजर में आता है, तो उस तरह का क्वेश्चन वो रख देते हैं कभी। तो आप उस सेफ जोन के लिए आप ये 2-3 महीने पहले, एग्जाम के 2-3 महीने पहले भी रख लीजिए। हालांकि हमारा एमपीपीएससी थोड़ा ऐसा भी है कि कभी कभी 2-3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेता है। मुझे जहां तक याद है 2018 के एग्जाम में आई थिंक 2015 का करंट पूछा था, 1-2 क्वेश्चन। तो वहां आप ऐसा करिए कि सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए अब आप 4 क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ सकते। यदि आप 3-4 साल पहले का इस संभावना के आधार पे कि एमपीपीएससी पूछ सकता है, इस संभावना के आधार पर आप 4 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ने जाओगे, उधर मेंस में लुढ़क जाओगे, क्योंकि इतनी मेहनत इधर करोगे तो फिर सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, और सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तो करंट अफेयर आपसे मेंस में तो पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो इतना डीप में उधर जाने की जरूरत नहीं है, 2022 का बस कर लीजिए, और ये 23 का मार्च तक का कर लीजिए, और पीछे तक जाने की जरूरत नहीं है। जनरली जो बहुत पीछे के आते हैं वो किसी से नहीं बनते, एक आध किसी से बन भी गया तो आप अपने 4 क्वेश्चन को बलि मत चढ़ाइए एक क्वेश्चन के पीछे, है ना। और फिर आगे आपको मेंस भी देना है, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना नहीं है ना। तो इसलिए आप बहुत पीछे तक मत जाइए। हाँ, पहले के पढ़ते आ रहे हैं, आप लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहे कि पुराना कुछ आ गया तो आपसे बन जाए, है ना। चलिए, हाँ, कब से कब तक, तो ये तो हो गया। आप करवा दीजिए, तो नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं प्रीलिम्स का कुछ करवा ही नहीं रही हूं, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं करवाने वाली हूं। कैसे कर लें, ये भी इस तरह से भी था, कैसे कर लें, कहां से कर लें। तो देखिए, यदि आप जब से एमपीपीएससी का सोच लिया आपने, या कोई भी एग्जाम का सोच लिया, तो न्यूज़पेपर तो आपको अपने उसमें दिनचर्या में बिल्कुल रखना ही चाहिए।
आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही रहा करिए कंटिन्यू, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको न्यूज़पेपर से ही आ जाता है, आप मैगजीन वगैरह से पढ़ते हो तो उतना अच्छे से उस पर नहीं सॉल्व कर पाते। अब जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी बहुत फेमस है, अब हमारा एमपीपीएससी पूछता है, खिलाड़ियों के बारे में क्वेश्चन करता है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, सुमेलित कीजिए, ये खिलाड़ी दे दिए, उनके खेल दे दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके न्यूज़पेपर से जनरली, मैं अपना अनुभव बताऊं तो मेरे न्यूज़पेपर के आधार पे ही सही होते हैं, क्योंकि कुछ खिलाड़ी बहुत फेमस हैं, उनका नाम तो हमें पता होता है, लेकिन कुछ जैसे मध्य प्रदेश की कुछ खिलाड़ी जिन्होंने अच्छी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, वो अभी अभी उसमें लाइमलाइट में आ गए हैं, तो हम उनके खेल और उनको ज्यादा चूंकि बार बार नहीं पढ़ा होता है, तो हम जब एक बार रटते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि तो वो वहां हमारे लिए हेल्प करता है न्यूज़पेपर, और कुछ चीजें डिटेल में, काफी चीजें हमारी जो चल रही होती हैं कोई भी करंट में, तो डिटेल में हमें न्यूज़पेपर में ही पढ़ने को मिल जाता है। अच्छा, कौन सा पढ़ना चाहिए? मैं दैनिक भास्कर पढ़ती हूँ। आप देख लीजिए, आप पहले जैसा मैंने कहा, पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए किस हिसाब से पूछता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि कंटेंट किस न्यूज़पेपर में अच्छा पढ़ रहा है, तो मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके दैनिक भास्कर ही पढ़िएगा, कोई एक उठा लीजिए, है ना, लेकिन फालतू भी नहीं होना चाहिए। हालांकि जब अभी हम मेंस में टॉपिक पढ़ेंगे तो मीडिया की जब भरपूर आलोचना करनी होगी ना, तो जो जबरदस्ती के ऐड ना सब कुछ भरे रहते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो हम करेंगे वहां पे। तो पर एक बार पलटना उसे बहुत जरूरी होता है। आपकी चीजें उसमें से, न्यूज़पेपर में से काफी कुछ काम की निकल के आती हैं, तो काम की चीजें एक बार पलट लिया करिए। न्यूज़पेपर को रोज का देख लीजिए, दिनचर्या उस हिसाब से सेट कर लीजिए कि आप न्यूज़पेपर के लिए समय निकाल सकें, चाहे चाय पीते टाइम, कैसे भी, है ना। चलिए, तो न्यूज़पेपर, दूसरा एक कोई मैगजीन, है ना, मैगजीन आप देख लीजिएगा आपको कौन सी सही लगती है। अच्छा, आप हर मंथ की लेके रख लीजिएगा, भले आप हर मंथ में मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे अब आप जो मेंस वाले हैं, अभी बेचारे मेंस में लगे हैं, फिर उन्हें प्री देना है, तो अब वो ये वाले मंथ की तो उनकी स्किप हो जाएगी, अब वो पूरी मैगजीन लेके तो बैठेंगे ही नहीं, है ना। तो लेके रख लिया करिए कोई भी एक मैगजीन, तो उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए होते हैं वो आपको उसमें, तो एग्जाम के टाइम पे जब आप करंट अफेयर के लिए जो टाइम ड्यूरेशन अपना रखोगे कि इतने से इतने टाइम के लिए मुझे क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, तो तब ऊपर चीजें जल्दी उसमें कर लीजिए। जब न्यूज़पेपर आप पूरे साल पढ़ते जा रहे हो, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट या क्रॉप करके उतना जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसका एक अलग से फोल्डर बना लेती हूँ, और एग्जाम टाइम पे उसको एक बार देख लेती हूँ कि अच्छा पूरे साल में न्यूज़पेपर में मेरे सामने इतनी चीजें निकल के आई थी, है ना। तो ऐसा, और कि कोई संस्था चर्चा में आई है, कोई समझौते, कोई संधि, कोई चर्चा में चल रही है, तो इंटरनेट पे जा जाके न्यूज़पेपर पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि जो सामने आपके चीज कोई आ रही है, भले वो न्यूज़पेपर में उतने सामने नहीं, अच्छे से नहीं दी है, उसके बारे में नॉलेज उतना नहीं दिया है, तो आप उस चीज की जानकारी कि हाँ इससे हमारा क्वेश्चन बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसकी जानकारी आप जाके तुरंत कहाँ पे, इंटरनेट पे सर्च करके और देख लीजिएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि G20 की बैठकें चल रही है, तो G20 के बारे में सब कुछ आपको सर्च करना है इंटरनेट पे जाके, ठीक है। मैगजीन मंथली में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो आपके वार्षिकांक आते हैं उनमें बहुत ही ऊपर का दिया होता है, वो फिर उतने आपको बेनिफिट नहीं देते हैं। तो वार्षिकांक से अच्छा है कि आप हर मंथ की कोई एक मैगजीन लेकर रख लीजिए, फिर कोशिश करिएगा कि कम से कम 5-6 महीने, एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के 5-6 महीने पहले तक के तो आप मतलब उल्टे में पढ़ना शुरू करिए। जैसे हमारा दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है, तो दिसंबर से पढ़ना शुरू करना और फिर 2022 की जनवरी तक पहुंचना, तो उल्टे में पढ़ते हुए शुरू करना, है ना, जिससे कोई अपडेट आगे हो गया होगा उस चीज में, तो आप जब पीछे पढ़ोगे तो आपको पता भी होगा कि नहीं ये चीज मुझे याद नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद में ये हो चुका था। तो एक तो ये फायदा हो जाएगा, दूसरा आप कितना आपको टाइम मिलता है, तो आपने उल्टे में शुरू करी है तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पेपर सेट होता है, तो आपको उस हिसाब से संभावना क्वेश्चन के आने की ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से वार्षिकांक या अर्धवार्षिकांक की जगह आप मंथली मैगजीन का ही सहारा लेना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू कहां से करें। तो सबसे पहले तो प्रीवियस पेपर जितने भी 8-10 साल के जितने भी मिल जाएं सब कर दीजिए।
है ना सब। और फिर जैसे मैंने कहा कि सॉल्व पेपर लोगे तो सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे, तो उसमें रिवीजन भी होता जाएगा कि कोई क्वेश्चन से यदि आपको नहीं बन रहा है तो उस टॉपिक को उठा के देख लीजिएगा कि क्यों नहीं बन रहा है भाई, इससे क्या पूछा गया है, तो वो टॉपिक भी रिवाइज हो गया और आपका क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो एमसीक्यू आपको इस तरह से पढ़ना है। और बाकी दूसरा आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज भी आते हैं। यदि आपको बहुत अच्छा खासा टाइम है आपके पास तो कोई ऐसी बुक ले आइए, जैसे लूसेंट की आती है एक, तो टॉपिक वाइज उसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए रहते हैं, वहां से कर लीजिए। टेस्ट पेपर अच्छे मिल रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप पहले देख लीजिए, मैं पहले ही जोड़ दे रही हूं ताकि आपको अपने पीएससी जो एग्जाम आप देने वाले हो उसके क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल जाए, तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कोई टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं, या एवं ही कुछ भी पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी टेस्ट पेपर क्या करते हैं कि कोई कोई से कोचिंग संस्थान क्या होते हैं, बहुत हाई लेवल यूपीएससी लेवल का पूछ रहे हैं और हमारा एमपीपीएससी पता चला उतना जाता ही नहीं है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले देखिएगा, फिर उसके हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन पता चल जाएंगे, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करिएगा। मार्केट में जितने भी एमसीक्यू, चाहे वो करंट में कोई प्रीवियस, जरूरी नहीं है कि आपके एमपी में ही एग्जाम हो रहे हो या एमपी में ही एमपीपीएससी करा रहा हो। यदि व्यापम के भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन जीएस के आपको मिल रहे हैं, अपने पीएससी के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं कि इस टाइप के पीएससी हमसे पूछता है, हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है, तो वो व्यापम के भी लगा लीजिए। और अदर स्टेट के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो उनको भी लगा लीजिए। तो एमसीक्यू इस तरह से लगाइएगा, ठीक है। और टेस्ट पेपर तो आप ये देख लीजिएगा कि जो सामने कोचिंग संस्थान या कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, वो आपके पीएससी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं दे रहे हैं, या कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, साइंस, तो साइंस की अभी हम बात करेंगे। साइंस का आपने जो पूछा था, अभी सिलेबस पे पहुंच रहे हैं अपन धीरे धीरे, तो उसमें अपन साइंस की बात करेंगे। एक आयोग, तो सिलेबस में जब आयोग की टॉपिक आएगा तब हम सिलेबस में आयोग की बात करेंगे। बुक्स बता दीजिए। तो देखिए, जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, जो मुझे हेल्पफुल लगती हैं, या आपको तो सिलेक्शन से मतलब है, मैं इतना जानती हूं, है ना। तो बुक्स के पीछे भी मत भागिए। हाँ, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और बुक्स से ही आपको तैयारी करनी है, तो ज्ञाता बनने वाली बुक भी मत लाइएगा। बुक आपको ऐसी लानी है कि जो आपके सिलेबस के मोस्टली टॉपिक कवर कर रही हो, वो ऐसी बुक्स आप ले आइए। यदि आपको बुक से ही पढ़ना पसंद है तो ऐसी कोई भी बुक आप देख लीजिए कि मेरे इतने टॉपिक इसमें ज्यादा कवर हो जाएंगे, ये मेरी हेल्प करेगी थोड़ा एक बेस बनाने में, तो वो आप ले आइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ पूछ रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो ऐसा बहुत जरूरी तो नहीं है, और प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है ना। तो आप एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए, हाँ बहुत टाइम है। जैसे अभी का क्या हो गया है कि अभी 12th के बाद ही शुरुआत कर देते हैं सब तैयारी की, तो वो लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये चीजें आपको बेस क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं पता, मेंस के लिए भी आगे काम देती हैं। लेकिन हाँ, स्किप करना है तो कर सकते हो, एमपीपीएससी में ऐसा कंपलसरी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना, तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे चलेगा, है ना। यदि बहुत टाइम है और ग्रेजुएशन चली रही है, हमें बेस क्लियर करना है, तो आराम से टाइम है 3 साल, तो आराम से फिर पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी स्टैंडर्ड बुक भी साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ऐसा हो जाता है कि हम बिल्कुल ऐसा तो उतार के आ नहीं सकते, एक वर्ड लिमिट भी रहती है और एक क्वेश्चन फॉर्मेट भी हमें जो स्टैंडर्ड बुक होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें ज्यादा बेहतर मिल जाता है। एमपीपीएससी के पर्पज से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेरे हिसाब से मत पढ़िएगा, है ना। एक क्वेश्चन है, एमपी का करंट अफेयर कहां से पढ़ें। तो वैसे एक तो न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया, तो लोकल न्यूज जनरली ये न्यूज़पेपर में ही कवर हो जाती है। जैसे द हिंदू वगैरह नहीं पढ़ना है आपको, यूपीएससी नहीं देना है, तो द हिंदू पे मत जाइएगा, है ना। यूपीएससी जो देता है वो द हिंदू पढ़ता है, तो एमपीपीएससी आपको देना है तो द हिंदू तक जाने की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर पत्रिका, मैं दैनिक भास्कर पढ़ती हूँ इसलिए मुझे पता है कि हाँ वो सही होता है, ठीक ठाक है, उसका कंटेंट सही है। बाकी आप, मैं किसी और न्यूज़पेपर की मना भी नहीं कर रही हूँ, यदि उसमें भी हो सकता है कुछ में दैनिक भास्कर से अच्छा भी आता हो, मैंने ही ऑप्शन नहीं देखा, है ना। तो
आप देख लीजिएगा, आपको जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन जिस हिसाब से बनते हैं उसके अकॉर्डिंग काम की चीजें किसी भी में मिल रही हैं, जीके के क्वेश्चन टाइप निकल रही हैं, महत्वपूर्ण इवेंट कवर किए जा रहे हैं आपके न्यूज़पेपर में, तो आप कोई सा भी ऑप्शन में ले सकते हैं। तो एक तो यही हो गया, न्यूज़पेपर में आप टच में रहोगे तो काफी न्यूज आपके मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता ही होगी। दूसरा, 2-3 साल से अभी तथ्यवाण करके एक बुक आ रही है, जो अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक, मंथली तो नहीं आती है, अर्धवार्षिकांक आता है उसका और एक वार्षिकांक करके आता है, तो वो आप ले लीजिए। उसमें काफी अच्छा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर की जो आती है, एक मध्य प्रदेश के जिलों की जानकारी वाली भी आ रही है, तो वो भी देख लीजिएगा। वो मैंने पढ़ी नहीं है, यदि आपको सही लगे तो लीजिए, उसका सजेशन मैं आपको नहीं दे रही हूं, मैं बात कर रही हूं करंट अफेयर वाली की, है ना। तो तथ्यवाण जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के लिए आती है उसको आप ले सकते हैं, उसमें काफी अच्छा कंटेंट कवर किया था, और पिछले 2-3 बार से तो ऐसा हो रहा है कि सीधे सीधे क्वेश्चन उसके उठ के आते हैं, है ना। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि हर बार उसी में से आएगा, अब वो तो भाई वो अच्छा कंटेंट कवर कर रहे हैं इसलिए उसमें से आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि तथ्यवाण से पेपर बनता है, मैं कह रही हूं वो कंटेंट अच्छा कवर करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को लेके, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, है ना। तो वार्षिकांक अभी नहीं आया है आज की डेट में, जब मैं आपसे ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने सर्च किया था तो बोल रहे थे आने वाला है, तो आप देख लीजिएगा, वो जैसे ही आ जाए आप उसको कर लीजिएगा, है ना। मध्य प्रदेश का करंट हो गया। लूसेंट पढ़े या नहीं पढ़े, तो देखिए लूसेंट ऐसा है कि लूसेंट सिर्फ आपको सिलेक्शन तो नहीं देगा, लेकिन लूसेंट नहीं पढ़ा तो भी आपका बहुत नुकसान होगा। भाई आप इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ के जा रहे हो, और वो इतनी सी पतली सी बुक आपके कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन सही करवा देती है, तो दिक्कत क्या है, तो पढ़ लो, है ना। जब इतनी मोटी मोटी पढ़ सकते हो तो इतनी सी भी पढ़ लो यार, है ना। तो हाँ, बिल्कुल लूसेंट आपको पढ़ना चाहिए। रिवीजन में भी आप उसकी हेल्प ले सकते हो। आप सीधे सीधे उसमें बहुत सारे ऊपर ऊपर के फैक्ट जोड़ के आते हैं, उसमें सीधे सीधे ही लिखे रहते हैं, कुछ चीजें बहुत सिंपल वे में रही होती है, उसमें टेबल टाइप की बना के दी रहती है। विविध उसका बहुत अच्छा होता है, विविध के बारे में जो भी जितनी जानकारी, जैसे प्रथम कौन अवार्ड वगैरह इस टाइप के जो विविध में आपका दिया है, वो आपका बहुत हेल्पफुल रहता है लूसेंट से। तो विविध से कोई क्वेश्चन आता है तो वहां से फंसने के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है। कई किसने खोज की है, साइंस में भी जो डिसीज हैं और उनके जो भी कारक हैं उस हिसाब से, इस तरह की बहुत अच्छी चीजें कई उसमें दी हैं लूसेंट में। तो हाँ, लूसेंट आपको पढ़ना चाहिए। यहां भी मैं ये चीज मेंशन करूंगी कि क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ अननेसेसरी चीजें उसमें भी दी रहती हैं, तो ताकि आप उसको भी हटा सको, एक एक शब्द सा रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपके काम काम की चीजें, वो इतनी इतनी सी बुक है और उसमें बहुत कुछ काम का मिलता है, तो जी हाँ, आपको लूसेंट पढ़नी है। आपने जो भी मटेरियल ऐड कर रहे हो उसमें लूसेंट जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम आपके सिलेबस पे। सबसे पहले तो सिलेबस जो है वो हार्ड कॉपी में निकलवा के अपने सामने रख लीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि आप टिक टिक करते जाओगे कि भाई क्या क्या मेरा हो गया, क्या क्या रहा है, तो उस हिसाब से आपकी चीजें सामने आती चलेंगी, कोई चीज छूटेगी नहीं, है ना। एक बार अपन ऐसे ही मोबाइल में देख के सेव रखते हैं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें आप टिक रखोगे तो एक बार लास्ट में टाइम जब आपके पास बचेगा तो आप नजर मार पाओगे कि हाँ कौन सी चीज मेरी छूट गई है, क्या मुझे कवर करना है, इस हिसाब से आपको भरा दिखेगा भी कि कितना और बचा है। तो मेरे हिसाब से हार्ड कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, चाहे वो प्री का सिलेबस हो चाहे मेंस का हो, ठीक है। दूसरा, आप वहां मेंशन कर दीजिए कि यदि कोई चीज आपको दोबारा याद करनी है तो कहां से वो, अब इतना कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से आपको पता रहेगा कि ये चीज मुझे रिवाइज करनी है तो कहां से। अच्छा, जब बुक की आप मुझसे पूछ रहे थे तो ये चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि देखिए, बुक कोई एक बुक में से सब कुछ नहीं आता है, ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा। कोई एमपीपीएससी वाले जो काफी निकाल के बैठे रहते हैं प्री मेंस, और उनके सामने इतनी सारी बुक्स आप देखोगे पीएससी वालों के पास, तो वो पागल नहीं है, उनको शौक नहीं है खरीदने का कि वो खरीद खरीद के रखते जा रहे हैं। जरूरत पड़ती है, एक बुक में से कभी सब कुछ एक बुक में से कवर होके नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अपना सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, और जहां से जो चीज कवर हो रही है वहां से वो कंटेंट आप इकट्ठा करते चलिए, जहां आपके पास नहीं अवेलेबल है तो, ठीक है।
ऐसा भी नहीं है कि एक ही चीज के लिए 10-10 बुक ले आए, ऐसा भी नहीं है। जो चीज छूट रही है, आपकी बुक में मौजूद नहीं है, किसी अदर पब्लिकेशन की बुक में है, तब लेना तो ठीक है, या फिर वो सिर्फ टॉपिक आपको कहीं से मिल गया है तो सिर्फ टॉपिक उठा लीजिए। अब भाई टॉपिक ही नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें पूरी बुक मजबूरी है खरीदना दूसरी, तो खरीद लीजिए, है ना। तो ऐसा कोई पागल नहीं होता कि एक एक सब्जेक्ट की 2-2 3-3 बुक रखे रहता है। कभी कभी एक ही बुक में आपको सब कुछ नहीं मिलता है। यदि ऐसा होता तो एक एक बुक हर एक सब्जेक्ट की हर कोई पढ़ लेता, और जो 3 लाख फॉर्म भरे होते हैं वो 3 लाख का ही सिलेक्शन हुआ होता, है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, तो अब आते हैं हम सिलेबस पे। पहली यूनिट यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है, जिसमें कुछ टॉपिक आपको दिए हैं, आप अपने सिलेबस में पढ़ लीजिए। फिर आती है मध्य प्रदेश, फिर तीसरी यूनिट आपकी है मध्य प्रदेश का भूगोल, और एक इसी में 5th यूनिट है आपकी राज्य का संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। तो पहली, तीसरी और 5वीं यूनिट की यदि मैं बात करूं, जिसमें आपका पूरा मध्य प्रदेश कवर हो रहा है, ठीक है, उसका इतिहास, संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राज्य व्यवस्था जैसी है, तो ये सब टॉपिक आपके इसमें, उसकी ज्योग्राफी सब कवर हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ से पढ़ोगे, तो देखिए, एक पुणेकर की बुक आती है, ये मैंने पढ़ी है इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रही हूं। जैसा मैंने कहा, जो मैंने नहीं पढ़ी है उसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। मैंने इसको पढ़ी है, पुणेकर की बुक को। पहले एक 1 लाइन फैक्ट आती थी, वो थोड़ी पतली सी होती है, लेकिन चूंकि आप सिलेबस, मध्य प्रदेश का सिलेबस ज्यादा विस्तृत कर दिया है प्रीलिम्स में, और काफी फोकस भी, अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो पतली वाली से आपका काम नहीं चल पाएगा। बेहतर है कि आप, एक मोटी आती है, मोटी सी आती है एक पुणेकर पब्लिकेशन की, तो आप वो वाली ले लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा दिया रहता है। और पुणेकर वाली में एक खासियत भी ये है कि उसमें मिसप्रिंट चीजें कम दी रहती है ना। कई बुक्स, कई पब्लिकेशन ऐसी होती हैं कि उसमें मतलब मिसप्रिंट चीजें ज्यादा दी रहती हैं, बहुत ज्यादा करेक्शन की जरूरत मुझे लगता है कि कुछ और पब्लिकेशन जो मैंने देखे उसमें जरूरत पड़ती है, पुणेकर में ऐसी कम पड़ती है, मतलब गलतियां उसमें थोड़ी कम होती हैं पुणेकर में। बाकी भाई प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक तो कहीं मिल जाती है कभी कभी। हाँ, जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो चीज अपडेट करने की जरूरत है, चाहे कोई रिपोर्ट हो या फिर कोई भी चीज हो, अपडेट करने की जरूरत है, तो उसे अपडेट के साथ ही पढ़िएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में, हो सकता है पुराना हो, पुराना पब्लिकेशन हो, पुराना एडिशन हो वो, है ना। तो बुक में पुरानी चीजें आई हैं, क्योंकि अब एडिशन हर साल तो निकलते नहीं है, 2-3 साल में ऐसे निकलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, जो भी लो बुक, जिसकी भी खरीदो प्रॉपर, चाहे भले 4 दुकानों पे सर्च करना पड़े, पहले सर्च कर लीजिएगा कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा आया है, कौन सा अवेलेबल है उसका। तो लेटेस्ट वाला ही लीजिएगा, पहली बात तो, है ना। फिर भी उसमें जहां जो अपडेट करने की जरूरत है वो अपडेट करके ही पढ़िए। जैसे बहुत सारे आंकड़े होते हैं, रिपोर्ट होती हैं, तो जो चीज अपडेट करने की, अपडेट हो चुकी है, उसे अपडेट करके ही पढ़िएगा, है ना। किसी भी बुक से पढ़ो, ठीक है। एक वर्णवाल भी अच्छी है। तो जैसा मैंने कहा कि कभी एक बुक से आपसे सारी चीजें नहीं बनती हैं, तो और अदर ऑप्शन आपको देखने को चाहिए ही होते हैं। तो हाँ, वर्णवाल भी अच्छी है, आप उसको भी साथ में लेके चल सकते हैं। और एक जो है पुणेकर की ही आती है, अभी पूछ लेना, मेरे पास 1-2 साल पुरानी पड़ी है, कि उसमें टॉपिक वाइज जो है पुणेकर की आती है, उसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, है ना। जैसे मिट्टी का टॉपिक है तो मिट्टी के एमसीक्यू मिल जाएंगे कि वहां से क्या क्या। तो यदि आप एमसीक्यू लगाने का आपको पास बहुत टाइम है, और उसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं अदर अदर एग्जाम के, एमपी में जो होते हैं उनके भी उसमें ऐड किए होते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है मध्य प्रदेश के लिए। तो यदि वो आ रही है तो वो, यदि वो नहीं आ रही है तो कोई ऐसी ही कोई बुक सिमिलर कोई आ रही है, कोई और पब्लिक कर रहा है इस टाइप की, तो जिसमें ऐसा देख लीजिए, जो आपको व्यापम में भी जिस तरह से मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां के भी कुछ क्वेश्चन, जैसे एसआई वगैरह एग्जाम में जो जीएस आती है तो मध्य प्रदेश के बारे में आती है, तो वहां से भी यदि आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो उसमें ऐड करे हुए दिए हों, मध्य प्रदेश पीएससी वाले भी दिए हों, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए हों, कुछ एडिशनल चीजें, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी उसमें दिए हों, तो कोई भी एमसीक्यू की मिल जाए तो वो साथ में लगाइएगा ही टॉपिक पढ़ पढ़ के।
और बाकी टॉपिक आपको अच्छा बेस क्लियर करने के लिए अच्छा आपको जो मैक्सिमम चीजें एक बुक में मिल जाएंगी, तो वो ये दो ही चीजें हैं जो आपकी सिलेबस में दिया है। उस सिलेबस की मैक्सिमम चीजें आपको पुणेकर में भी मिल जाएंगी और बर्णवाल में भी मिल जाएंगी। मैंने पुणेकर पढ़ी है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि उसमें गलतियां थोड़ी कम है, तो मेरा सजेशन जो है वो पुणेकर के लिए ही है। ठीक है। हाँ, बर्णवाल के लिए बर्णवाल में भी ऐसी कोई गलतियां मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने उसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं उसका सजेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन बर्णवाल अच्छी आती है। और अदर पब्लिकेशन पे मेरे हिसाब से देख के ही जाना, जब कोई पढ़ने के बाद उसे सजेस्ट करे तभी जाना, नहीं तो नहीं, छोड़ देना उसको। ठीक है। तत्ववाण की आ रही है एक, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसी है, मैंने नहीं पढ़ी उसको, तो उसका सजेशन मैं नहीं दे रही हूँ। ठीक है। बाकी तत्ववाण की करंट अफेयर मध्य प्रदेश की बहुत सही है, उसको जरूर लीजिएगा। ठीक है। दूसरी यूनिट आपकी सिलेबस में है भारत का इतिहास। हमारी पहली, तीसरी और पांचवी यूनिट की बात हम कर चुके हैं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश का सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरी यूनिट इस सिलेबस की है भारत का इतिहास। विश्व का इतिहास आपसे ना तो प्रीलिम्स में पूछा गया है और मेंस में पहले हुआ करता था, तो अब वहां से भी हटा दिया है। नए सिलेबस में 2022 के लिए चूंकि हम बात कर रहे हैं, इसलिए अभी 2019 वालों का जो रीमेंस हो रहा है उसमें विश्व इतिहास है, तो उसका आप देख लीजिएगा, है ना, यदि मेंस वाले कोई बैठे हैं तो। ठीक है। फिर भारत का इतिहास कहां से पढ़ना चाहिए, तो देखिए, मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगी इसके लिए, क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। ठीक है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यदि आप कोचिंग अटेंड कर रहे हैं कोई ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है उसमें, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप उसे तो पढ़िएगा ही, वो तो आपके पास प्रॉपर नोट्स बने ही होंगे, प्लस लूसेंट साथ में लेके चलिएगा। ठीक है। इसके लिए, इतिहास के लिए लूसेंट तो आपको सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट के पढ़ने ही है। जो लूसेंट अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आती हो वो मुझे नहीं पता है, मैं जिस लूसेंट की बात कर रही हूँ वो पूरा, जिसमें पूरे सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो पतली सी आती है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की सामान्य ज्ञान लूसेंट करके, है ना, आई होप दिख गई होगी। चलिए, तो ये आप पढ़िएगा, तो इसमें इतिहास के टॉपिक आप इसमें भी कवर करिए, तो ऊपर ऊपर की चीजें इसमें पता चल जाएंगी। हाँ, क्योंकि आप यदि, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, लूसेंट ऐड करना है आपको, सिर्फ लूसेंट के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी में आपके सब्जेक्ट के साथ उसको ऐड करके चलना है ना कि सिर्फ लूसेंट के भरोसे बैठ जाओ कि बस मैम ने तो लूसेंट बोला था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपके नोट्स हैं, पहले आपके नोट्स हैं, तो जाहिर सी यदि आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, नोट्स अच्छे से बना के, और उनके सारे फैक्ट वगैरह जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करिए। स्पेक्ट्रम की बुक के बारे में मैंने सुना है, स्पेक्ट्रम बुक ही चाहिए, तो स्पेक्ट्रम के काफी ठीक ठाक आती हैं, मैंने उन्हें नहीं पढ़ा है लेकिन काफी लोगों से सुना है, तो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हो। बाकी मेरा सजेशन ये है कि बुक छोड़िए, आप या तो आप कोचिंग अटेंड कर रहे हो कहीं से, तो नोट्स जाहिर सी बात है सामने वाला आपको पढ़ा रहा है, देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छा पढ़ा रहा है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है क्या, तो क्या होगा कि वहां के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सामने वाला यदि आपको पढ़ा रहा है तो प्रॉपर उस पर रिसर्च करके पढ़ा रहा होता है, इतिहास में उसे अच्छी नॉलेज होती है, तो उससे फायदा क्या होता है कि वो एक आपको एक स्टोरी फॉर्म में इतिहास को बताता है कि पहले ये राजवंश आया, फिर इसने ये किया, फिर उसने वो किया, तो भले ही फैक्ट आपको उतने अच्छे से याद ना हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं ना कि सुमेलित कीजिए कि कौन से राजवंश किस क्रम में आए, इनका क्रम जमाइए ईयर के हिसाब से। अब मान लीजिए आपको ईयर याद नहीं है, तो आपको यदि स्टोरी याद है कि अच्छा पहले ये आया था, फिर उसके बाद वो आ गया था, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाएगा। देखिए, सिलेक्शन सिर्फ आपको रटी हुई चीजें नहीं देती, आंख कान नाक सब खुले रखने पड़ते हैं तभी सिलेक्शन मिलता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप जो इतिहास जो पढ़ा रहा है प्रॉपर अच्छे से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां से आपको यदि क्लासेस में अवेलेबल है अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यूट्यूब पे जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम किसी दूसरे चैनल का क्यों बोल रही हैं, खुद ही पढ़ा दे, तो मैं खुद तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, सारी चीजें मैं पढ़ा रही होती तो भाई मेरी जिम्मेदारी होती है अच्छे से कराना, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आप हो तो उसका भरपूर अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो बहुत अच्छी वीडियो
डली हुई हैं, बहुत पुरानी पुरानी डली हैं, तो ये भी सोच के मत जाइए बहुत पुरानी वीडियो है जो बहुत अच्छी पढ़ाई गई है, तो आप ऐसे भी मत सोचिए अब इतिहास तो बदल नहीं गया, उसमें तो कुछ करंट अफेयर आएगा नहीं, है ना। इतिहास तो इतिहास ही है, ठीक है। अब मुगल काल था तो था, अब वो बदल के अपडेट थोड़ी हो गया। तो कितनी भी पुरानी वीडियो हो, जहां से आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छा कंटेंट मिले, समझ में अच्छे से आए, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उससे एक अच्छे से आप पहले सब समझ लीजिएगा पूरा, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक भारत हो, उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, एक अच्छी इमेज बन जाएगी। फिर रहा सवाल फैक्ट को रटने का, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा। और फिर दूसरी बात, लूसेंट भी आपकी बहुत हेल्प करेगी, जो पढ़ा रहा है काफी कुछ फैक्ट वो भी उपलब्ध कराएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन आप इतिहास के लगाते चलिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या तैयार करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। मैंने कोई इतिहास की बुक नहीं पढ़ी है, तो इसलिए मैं बुक कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूं, मैं वीडियो और लूसेंट से मेरा काम हो गया था और बढ़िया हो गया था, मेंस तक मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी है, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, थर्ड यूनिट हमारी बात कर ही चुके हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश वाली बुक में ही मिल जाएगा आपको इसके टॉपिक, है ना। जहां अपडेट करने की जरूरत हो, जैसे खनिज संसाधन है ना, तो खनिजों को आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। खनिजों के बारे में, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में, खनिज कौन सा खनिज पहले नंबर पर उत्पादन किसका हो रहा है, दूसरे पे किसका हो रहा है, कोई नए भंडार मिले हैं, तो ये सारे डेटा आपको अपडेट करके पढ़ना है। तो बुक किसी भी पब्लिकेशन की हो, यदि अपडेट नहीं है तो ये चीजें अपडेट करके पढ़िएगा, है ना। चलिए, फिर आते हैं हम भारत का एवं विश्व का भूगोल, फोर्थ यूनिट हमारी ये है। तो यदि भूगोल के लिए मैं आपसे बात करूं, तो भूगोल के लिए मैं आपसे ये कहूंगी कि एक बुक आती है, मैं आपको बता रही हूं उसको, ये आती है महेश कुमार वर्णवाल की। मेरे पास ये पुरानी है, पुराना ही एडिशन है, हो सकता है इसका कवर पेज चेंज हो गया हो, नए एडिशन के साथ बेचारी की हालत भी बहुत बुरी हो गई है, बढ़िया साथ दिया है इसने मेंस तक भी, है ना। तो बहुत अच्छी बुक है, यकीन मानिए। इंग्लिश मीडियम का मुझे पता नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा, ये हिंदी मीडियम में है ना। भूगोल एक समग्र अध्ययन करके ये बुक आती है, तो इसमें आपको विश्व का और भारत का दोनों का भूगोल मिलेगा, अच्छे से दिया है, सेल्फ पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा है। ज्यादातर जो कोचिंग संस्थान या कहीं भी आप जाओगे, जो सेल्फ पढ़ने के लिए आपको सजेशन दिया जाता है वो यही है ना। तो पहली बुक खरीदने में पहली प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि जहां से हमें मैक्सिमम चीजें मिल रही हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ी है, बहुत बढ़िया है। भूगोल में भी बहुत सारी चीजें आपको अपडेट करने होते हैं, बहुत सारे आंकड़े आपको अपडेट करने होते हैं, तो वो आप अपडेट करके ही पढ़िएगा, जहां जरूरत पड़े, चाहे खनिजों के बारे में जरूरत पड़े, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी, ये आप अपडेट करके पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा, लूसेंट, इसकी भी आपको साथ में लेके चलनी है, काफी कुछ फैक्ट आपको ऊपर ही ऊपर लूसेंट के इसमें भी, चाहे वो महाद्वीपों के बारे में हो, चाहे वो महासागरों के बारे में कुछ फैक्ट हो, बहुत ऊपर ऊपर फैक्ट आपको, बहुत अच्छे फैक्ट आपको लूसेंट में दिए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी सीधे आ जाते हैं, तो लूसेंट इसकी भी लेके चलिएगा। प्लस जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे आप एमपी की पढ़ रहे हो, चाहे भारत की, चाहे विश्व की, आप मैप लेके साथ में चलिए, एमपी के मैप भी लेके चलिए। भारत और विश्व के लिए जो आपको ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप, आपको एक एटलस ऐसी बुक आती है, वैसे तो मैप भी आते हैं, मैप भी आप ले सकते हो, लेकिन बुक ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इसमें आपको काफी जगह मिल जाती है, कुछ कुछ चीजें आप यहीं ऐड करते चलिए। तो मैप से पढ़ने से क्या होता है कि कभी कभी, जैसे पहले बात तो सीधे सीधे कुछ मैप से ही क्वेश्चन आते हैं, एक मैप हमारी इमेज के तौर पे बिल्कुल हमारी आंखों में छप जाता है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन हमें याद नहीं भी आ रहा है, तो हमें मैप से जल्दी याद आता है कि अच्छा ये चीज उधर थी, है ना। और कभी सीधे सीधे मैप से क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो अलग ही बात है ना। तो मैप, ये एटलस आप ले लीजिएगा। मैप ज्योग्राफी जब भी पढ़ो मैप के साथ ही पढ़िएगा, चाहे किसी भी ज्योग्राफी कहीं की भी पढ़ रहे हो, ठीक है। नदियां वगैरह ये सब हम मैप से पढ़ते हैं, पर्वत हुए, नदियां हुई, पहाड़ियां हुई, पठार हुए, तो ये हमें मैप के थ्रू बहुत अच्छे से याद रहते हैं, और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी उसी हिसाब से रहता है बनने का, तो हम मैप से काफी हद तक उनको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो वर्णवाल हो गई,
महेश कुमार वर्णवाल की भौगोलिक समग्र अध्ययन हो गई, एटलस हो गया, मैप आप वैसे भी ले सकते हो, एटलस तो आई थिंक रखा करिए अपने पास, और लूसेंट हो गई, ठीक है। और जो अपडेट होके आता है उसे आप अपडेशन के साथ इन टॉपिक को पढ़िएगा भूगोल में, ठीक है। चलिए अब 5th यूनिट की हम बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के बारे में ही है ये। 6th यूनिट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो देखिए, भारत का संविधान शासन प्रणाली एम लक्ष्मीकांत से अच्छी बुक कोई नहीं है। यूपीएससी वाले पढ़ते हैं तो आप एमपीपीएससी वाले किस खेत की मूली हो, है ना। तो आपको एम लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है, काफी कुछ आपका वहीं से कवर हो जाएगा, चीजें कवर हो जाएंगी, सेल्फ पढ़ने के लिए भी बढ़िया है। और हाँ, उसमें कहीं कहीं आपको आर्टिकल संविधान के पूरे पूरे नहीं मिलेंगे जो कि पूछे जाते हैं, तो वो आप ऐसा कर सकते हो, आप इसके नेट पे जाइएगा और जो हमारा भारत का संविधान डला है, मुझे विभाग याद नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी उसकी पीडीएफ संविधान की ही डाउनलोड करके। तो वहां से आप आर्टिकल सारे एक बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी सॉरी, यदि मैं पॉलिटी पढ़ा रही होती तो मैं आपको बताती कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, लेकिन वो भी आप हेल्प ले सकते हो लूसेंट की, है ना। लूसेंट की हेल्प लोगे तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको वहीं से पता चल जाएंगे। ऐसे में यदि बात करूं तो ऐसे मैं मूल अधिकार वाली पूरी करूंगी कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व तो पूरे ही पढ़िएगा। फिर शासन प्रणाली, चूंकि इसमें लिखा है तो आप शासन केंद्र सरकार से रिलेटेड और राज्य सरकार से, यानी केंद्र की राज व्यवस्था और राज्य की राज व्यवस्था जो है उसके आर्टिकल, जैसे विधानसभा के आर्टिकल है, मुख्यमंत्री के आर्टिकल जितने भी हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके जो आर्टिकल हैं वो जरूर पढ़िएगा। आपातकाल वाले आर्टिकल सारे याद रखिएगा। हिंदी भाषा का जिसमें जिक्र किया गया है वो आर्टिकल याद रखिएगा, है ना। तो इस तरह से आप मोटा मोटा मैं बता रही हूं आपको, ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रीवियस पेपर लगाइए तो आप और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। लूसेंट की हेल्प लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही दी होती हैं जनरली, तो वहां भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल आपको इस तरह से करने पड़ेंगे। काफी कुछ आर्टिकल आपके दिए तो हैं एम लक्ष्मीकांत में, तो वहां से भी आपको कवर हो जाएंगे। फिर मैं वही कहूंगी कि जैसे एम लक्ष्मीकांत का यदि पुराना एडिशन है और संविधान संशोधन उसमें पूरे ऐड नहीं है, संविधान संशोधन उसमें आते हैं, तो वो तो पढ़ ही लीजिए। और एक नेट पे भी सर्च करके देख लीजिए कि कहां तक संविधान संशोधन हो गए, हो सकता है आपके एडिशन में वहां तक अपडेट होके नहीं आए हों। तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ना तो है, लेकिन हर चीज अपडेट करके ही पढ़ना है। तो यदि आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसमें नहीं है तो आप इंटरनेट, भाई इसी के लिए आपको शुरुआत में स्मार्टफोन लेने के लिए कहा है मैंने, है ना। चलिए, फिर अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए यदि आपके पास समय है तो आप बुक्स जो मैं बता रही हूं उन पे जाइएगा। यदि अभी जो टाइम चल रहा है वहां आपके पास पूरी अर्थव्यवस्था ये जो बुक बता रही हूं उतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, फिर आप ऊपर ऊपर ही पढ़िए। ऊपर ऊपर का मतलब ये है कि लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है। लूसेंट में आपकी इकोनॉमी वाला जो पोर्शन दिया है वो सारे फैक्ट आपको पढ़ने ही है। जैसे फैक्ट सारे से कहने का मतलब ये है कि एक बार अपने क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, देख लीजिए किस तरह से, कहां से, किस टॉपिक से हमारे अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन बनते हैं, वो उस टॉपिक को उठा के अर्थव्यवस्था से पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें कहा गया है सिलेबस में, पहले तो लिख दिया भारतीय अर्थव्यवस्था, तो सब कुछ ही आ गया। औद्योगिक विकास, तो जैसे महारत्न कंपनियों से क्वेश्चन आता है तो महारत्न कंपनियां, मणिरत्न, महारत्न कंपनियों के बारे में देख लीजिएगा। कोई रिपोर्ट आई है इससे रिलेटेड, कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है किसी देश के साथ कहीं भी, तो ऐसे व्यापार समझौते कोई हो रहे हैं करंट में या पीछे कोई बहुत फेमस हुए हैं, तो उनके बारे में जानकारी रखिएगा। आयात निर्यात दिया है तो किसी कोई देश जो है या हमारा भारत जो है वो किसी चीज के निर्यात या आयात में बहुत नंबर 1 पे है या चर्चा में रहा है, तो वो चीज से अपडेट रहिएगा। वित्तीय संस्थाएं करके इसमें टॉपिक दिया है, तो जिसमें रिजर्व बैंक, आप इसके बारे में कहीं से नहीं मिल रहा है तो इंटरनेट पे रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लीजिए, कब
कब इसकी स्थापना हुई, गवर्नर इसके जो आरबीआई के कौन है, वो कौन है अभी, फिर आपको बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उनके बारे में जानकारी, कितने हैं वर्तमान में, कब किए गए थे राष्ट्रीयकृत। तो ये सारी चीजें वैसे आपको लूसेंट में सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, और लूसेंट आपकी अपडेट नहीं है तो साथ में इंटरनेट का प्रयोग करते चलिएगा। सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, है ना, तो ये सेबी वगैरह ये भी आपको नेट से करना पड़ेगा, इसके करंट में अपडेट रहना, इनके अध्यक्ष वगैरह कोई बने हैं तो, है ना। और अब मैं यदि बुक की बात करूं, आपके पास समय है तो आप एक परीक्षावाणी अच्छी आती है, परीक्षावाणी ले लीजिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो भले कॉन्सेप्ट उसके मत पढ़िएगा, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए होते हैं प्रीवियस ईयर के, एमपीपीएससी के भी और अदर एग्जाम में भी जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो वो आप क्या करिएगा, वहां से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो परीक्षावाणी आप ले सकते हो, ठीक है, अच्छी है, उसमें आपका काम हो जाएगा, है ना, चीजें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने में आई थिंक आपका काम हो जाएगा। हाँ, अर्थव्यवस्था में योजनाएं भी याद रखना। दूसरी बात, बजट, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण आपके कर लीजिएगा जो भी करंट में हो। अच्छा, ये आपको सेंट्रल लेवल, यानी मैं कहूं तो भारत का भी जो बजट आता है भारत सरकार का, और मध्य प्रदेश सरकार का, दोनों का ही करना है, ठीक है। करना कैसे है कि देखो, अभी मार्च में, फरवरी में इसका आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया, अभी मार्च में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का आ गया। तो वैसे तो देखा जाए तो हमें मार्च का भी करना चाहिए, है ना, क्योंकि मई में पेपर है और मार्च तक का करंट अफेयर हम कर ही रहे हैं, तो ये चीज करंट अफेयर में भी आ गई और इकोनॉमिक पोर्शन में भी आ गई, ठीक है। तो आपको ये करना ही है, लेकिन कभी कभी अपडेट होके, क्योंकि बुक में पुराना वाला दिया होता है, ये सब्जी वाला निकल जाए फिर बात करते हैं, है ना। अब जो आप रोज कहते रहते हैं ना मैम रोज क्लास डालिए, तो उसके ये सब दिक्कतें हैं, इसलिए रोज क्लास नहीं हो पाती। चलिए, तो आपको करंट का तो आपको करना ही चाहिए, जो एग्जाम से पहले आया हो वो तो आपको करना ही चाहिए, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, प्लस आपको एक साल पुराना वाला भी देखना चाहिए, है ना, क्योंकि अपडेट कभी कभी अपडेट वाला नहीं आता, पुराना वाला हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, या मेंशन करके पूछ लिया जाता है कि इस ईयर का बताइए। तो जैसा मैंने कहा, एक क्वेश्चन के पीछे 4 क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते, और ना ही इतना कुछ जो इनके जो डेटा है वो याद रहता है इकोनॉमिक्स में, तो हम पुराना बहुत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कोई भी चाहे नई रिपोर्ट हो, जो लेटेस्ट आई है उसको याद करना चाहिए। जैसे आप वन रिपोर्ट भी पढ़ोगे तो वन रिपोर्ट भी आपको कैसे पढ़ना है, एक साल पुरानी भी पढ़नी है, और यदि करंट में अब जैसे 2021 की आई थी तो अभी तो काफी टाइम हो गया, तो यानी संभावना तो क्वेश्चन बनने की 2021 की है, आई थिंक 21 में ही आई है लेटेस्ट, है ना। तो वो तो आपको 21 का या पुराना हो गया तो अब तो क्वेश्चन वहीं से बनने की संभावना है, देख लेना, ठीक है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो अभी आए हैं मार्च, फरवरी मार्च में, तो ये आपको ये भी पढ़ना है और पुराने भी पढ़ना है, क्योंकि यदि एग्जाम और आगे डिले होता है तो फिर आपको ये भी तैयार करके रखना चाहिए, और पुराना कुछ पूछ लिया तो एक साल पुराना कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका था एक कवि कि मैम आर्थिक सर्वेक्षण करा दीजिए, तो देखिए उसमें यदि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करती और आपको तुरंत तुरंत उसको समझाते हुए चली जाती, बिना मतलब कि मेरी जबरदस्ती की बहुत मेहनत बढ़ जाएगी, चूंकि मैं प्रीलिम्स का कुछ अभी करा ही नहीं रही हूं तो इसलिए मैं नहीं कराऊंगी उसको। हाँ, उसकी पीडीएफ में आपको आर्थिक सर्वेक्षण की और बजट की दोनों की शेयर करूंगी, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूंगी, उस पर मेहनत अब आपको करना है ना। तो अब चूंकि कंटेंट में छाटूंगी, फिर एक एक चीज आपको, एक एक आंकड़े आपको यहाँ पे बोर्ड पे उपलब्ध कराऊंगी, तो बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, और चूंकि मैं भी आपके कंपटीशन में ही हूं अभी, तो मैं अपना टाइम वहां फिलहाल वेस्ट नहीं करूंगी, सो सॉरी, तो वो आपको मैं नहीं करवा पाऊंगी। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन में हो तो मेरे अंदर कोई ऐसी भावना भी नहीं है कि भाई मैं ही, मतलब मेरा ही सिलेक्शन हो।
क्योंकि वीडियो बना रही हूं तो मैं चाह रही हूं कि आप सबका ही हो, लेकिन बस यही है कि वो होता है ना कि सबका भला हो लेकिन भगवान शुरुआत हमसे हो, है ना, तो वैसा भी है। ठीक है, चलिए, तो ये सब मजाक के लिए है, आप सब सिलेक्शन लीजिए, सब मेहनत करिए, सबका होगा एक ना एक दिन, सबकी बारी आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको करना है, ये आर्थिक सर्वेक्षण और ये सब अपडेट करके आपको पढ़ना है, एक अभी करंट वाला भी और एक आपको पुराना भी, है ना। और ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे, कोई योजना है, अच्छा इनमें पढ़ना क्या है। तो जैसे कोई एक तो पूरा बजट का देख लीजिए, पूरा बजट कितना का आया है, किसी योजना पे कितना कितना, कोई इंपॉर्टेंट योजना है उन पे कितना खर्च किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में आप ये देख के चला करिए कि भाई मध्य प्रदेश ने कोई झंडे गाड़े हैं, है ना, मान लीजिए किसी चीज में प्रथम प्रथम आ गया, कोई चीज में उपलब्धि हासिल कर ली, प्रथम स्थान, खनिज उत्पादन में मान लो हीरा उत्पादन में पहला स्थान ले आया, तो भाई ये चीजें आपको वहां पढ़नी चाहिए जब हम भारत के बजट की बात करें, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें, जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, इस तरह के आंकड़े, कोई योजना का महत्वपूर्ण बार बार जिक्र किया है तो उसके संबंध में कोई बिंदु, कोई इंपॉर्टेंट बिंदु पॉइंट उसमें लिखा गया है बजट में या आर्थिक सर्वेक्षण में, तो वो चीजें ये ही याद करने वाली होती हैं इसमें। सेम मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में है, जीडीपी ग्रोथ देख लीजिएगा, है ना, कोई योजनाओं पे जो है चर्चा की हो, कोई योजना ने कोई उपलब्धि हासिल की हो उसके बारे में देख लेना, खनिज वगैरह के बारे में जिक्र किया हो तो उसके बारे में देख लेना, है ना, कि इस खनिज में हम इस नंबर पे पहुंच गए हैं, है ना, तो ऐसा। तो इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आपको करना है इकोनॉमिक्स में। पंचवर्षीय योजनाएं कर लीजिए, कोई योजनाएं जो बहुत फेमस है, अभी भले पुरानी लेकिन अभी भी चल रही हैं, तो वो कब से स्टार्ट हुई थी, ईयर, जैसे मनरेगा है तो मनरेगा से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो मनरेगा के बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा, काफी कुछ तो वैसे तो इंटरनेट पे तो उपलब्ध है ही, आपको लूसेंट में भी मिलेगा। तो इस तरह की मनरेगा जैसी और भी योजनाएं हैं, तो इस तरह से आपको ये योजनाएं इकोनॉमिक्स में ये चीजें आपको लेके चलनी है। ठीक है, कोई समझौते हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, संधियां हो रही हैं, ट्रेड को लेके हो रही हैं, है ना, तो वो सारी चीजें आपको इसमें ऐड करके चलनी है। ठीक है, या कोई रिपोर्ट आई है, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी रहेगी, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद करना है इकोनॉमिक्स में, यहां से क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपकी 7th यूनिट, विज्ञान एवं पर्यावरण। तो हम यदि विज्ञान की बात करें, जो आपका क्वेश्चन भी था कि साइंस कहां से पढ़ें, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बुक आती है अरिहंत की, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, शायद मेरा भाई उठा ले गया है, तो वो भी आप ले सकते हैं। या फिर परीक्षा वाणी, जीव विज्ञान, भौतिकी अलग अलग करके आती है, अच्छा खासा टाइम है तो आप इनको ले सकते हैं, है ना। आप यदि इसका सिलेबस पढ़ेंगे प्री का, तो विज्ञान में उतना कुछ यहां समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बेहतर है कि पहले आप क्वेश्चन ही देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पीएससी क्या पूछता है। ठीक है, लूसेंट आप इसकी जरूर पढ़िएगा, चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, इस बार नहीं तो अगली बार आ जाएगा, लूसेंट जरूर पढ़िएगा। इसमें एक टॉपिक दिया है मानव शरीर की संरचना, तो मानव शरीर के बारे में तो आप उसकी हड्डी, पसली, कोशिका, हार्मोन, विटामिन, जो कुछ भी होते हैं मानव शरीर में, सब कुछ पढ़ लीजिएगा मानव शरीर के बारे में, तो है ना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, है ना। विटामिन कैसी, कोई आविष्कार किया है किसी ने, मतलब मान लीजिए विज्ञान में कोई आविष्कार हुआ है तो उसके संबंध में भी क्वेश्चन आते हैं कि ये आविष्कार किसने किया है, कोई डिसीज की खोज किसी ने किया है, डिसीज का टीका या दवाई, जैसे पेनिसिलिन का पूछा जाता है ना। तो इस तरह के जो भी चीजें हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें आपकी लूसेंट में ही कवर होंगी, तो वो चीजें आप पढ़ लीजिएगा। कौन से विटामिन से कौन कमी से कौन सा रोग होता है वो पढ़िएगा, कौन सी बीमारियां जो है प्रोटोजोआ से होती हैं, कौन सी वायरस से होती हैं, कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, वो पढ़िएगा, उनके बैक्टीरिया के नाम पढ़िएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये टेबल आपको लूसेंट में प्रॉपर बनी मिल जाएगी, तो लूसेंट तो आप विज्ञान में पढ़ के ही चलिएगा। ठीक है, फिर भी आपके पास बढ़िया टाइम है और आपको विज्ञान पढ़ना है,
तो फिर और क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बेहतर होगा कि जो हमारे एमपीपीएससी के सिविल सर्विस में जो मेंस का सिलेबस दिया है उसमें से आप टॉपिक उठा लीजिए और वो टॉपिक आप सर्च करके कहीं से भी पढ़ लीजिए, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वहां से, है ना। फिर भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ऐसी कुछ भी नोट्स फालतू के उठा लिए, ऐसा भी नहीं। कोई अच्छी बुक, अच्छे पब्लिकेशन की बुक लाइएगा जिसमें फैक्ट वगैरह अच्छे से कवर किए गए हों। सेम चीज है यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी कि आप वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। वीडियो में भी आप जो पीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं, विज्ञान में यदि आपको अच्छे डिटेल में पढ़ना है तो उसमें मत जाइएगा। उसमें इसलिए मत जाइएगा क्योंकि वो ऊपर ऊपर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि विज्ञान में प्री के हिसाब से तो उतना ही पढ़ाएंगे कि डिसीज पढ़ा गए, जो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, है ना। तो उतना पढ़ाएंगे। यदि आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ना है किसी टॉपिक को तो आप कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। टॉपिक को मेंस लेवल का पढ़ना है जो आपके मेंस में भी हेल्प हो जाए, और यदि आपने मेंस का विज्ञान का सिलेबस पढ़ लिया है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे प्री के क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप वो टॉपिक कहीं ऐसे वीडियो को सर्च कीजिए जो किसी साइंस स्ट्रीम के लिए ही, प्रॉपर साइंस फील्ड के लिए ही पढ़ाए जा रहे हो, और उसमें भी आप जीव विज्ञान पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान के टाइम के हिसाब से जीव विज्ञान के टॉपिक पहले कवर कर लीजिएगा जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। सब कुछ करने का कवर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नीट के वीडियो देख रहे हो तो उसमें उतने डीप में चले गए कि भाई नीट किस लेवल का पूछता है ना, वैसा भी नहीं, है ना। तो एक आप नॉर्मल वे में जो अच्छे से आपको जहां तक समझ में आ रहा हो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। मैं साइंस का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एमपीपीएससी का फिर वो लूसेंट लेवल का ही पढ़ाते हैं, मैंने देखा है। तो फिर तो आप लूसेंट से ही काम हो जाएगा, फिर वीडियो में ही क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। तो यदि किसी टॉपिक को लेके जहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मानव शरीर की संरचना से ही आ रहे हैं, तो जैसे पाचन तंत्र क्या होता है, कोशिका के बारे में आ रही है, तो बेहतर है कि ये लोग इतने अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, स्पेशली प्री के लिए जो पढ़ा रहे होंगे वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे जितना आपको कोई साइंस वाले, जो किसी साइंस के एग्जाम को टारगेट करके आपको पढ़ाया जा रहा होगा उस वीडियो में, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है, आप साइंस पढ़ना है तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसमें तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, प्री के सिलेबस में जिस हिसाब से लिखा है, ठीक है। इसमें लिखा भी है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, जैसे इसरो हुआ और डीआरडीओ हुआ, और भी संस्थान है, उनके बारे में नॉलेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, उनकी उपलब्धियां भी वहां आपको मिल जाएंगी। उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, है ना, तो इनके बारे में जैसे मंगलयान हुआ, चंद्रयान हुआ, ठीक है, उपग्रह के बारे में आप देख लीजिएगा। पर्यावरण, तो पर्यावरण के बारे में देखो क्वेश्चन या तो कोई दिवस से आते हैं कि बहुत सारे दिवस जो पर्यावरण के मनाए जाते हैं, कुछ संधि समझौते हैं, कुछ सम्मेलन पर्यावरण को लेके होते हैं उससे आते हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कॉप की जो बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके बारे में हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। तो इस तरह से जो समझौते होते हैं, इस तरह से पर्यावरण में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बुक पे जाने की जरूरत है प्री के लिए। यदि आप इनके क्वेश्चन देख लोगे और आप इंटरनेट पर सर्च करके इनके बारे में नॉलेज गेन कर लोगे तो मेरे हिसाब से उतना सफिशियंट होता है पर्यावरण के लिए। फिर भी आपको कहीं से ही नहीं आइडिया लग रहा कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कहां से आ गया, क्या पूछ रहे हैं, तो आप कोई बुक देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख के जाइएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कोई भी बुक चूज करके ला सकते हो। क्योंकि मैंने पर्यावरण के लिए कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको पर्यावरण के लिए बुक का सजेशन यहाँ नहीं दूंगी, है ना। वैसे क्वेश्चन जनरली वहां से ऐसे ही आते हैं, जो कोई संधि समझौते हुए होते हैं पर्यावरण के संबंध में उनसे आते हैं। तो कुछ तो आपको करंट अफेयर में ही पढ़ने में आ जाते हैं, समय समय पे जो संधियां हुई हैं उनके सम्मेलन यदि हो रहे होते हैं, या पर्यावरण को लेके जो है कोई दिवस है तो वहां से आ जाते हैं। यूएन या कोई रिपोर्ट आ रही है, या यूएन में कुछ ऐसा चल रहा है पर्यावरण के, या उससे पर्यावरण से रिलेटेड संस्थाएं हैं तो उनके बारे में कुछ आ जाता है ना। तो इस तरह से ही पर्यावरण, या प्रदूषण के बारे में जो प्रदूषण के कारण होते हैं इस तरह से, या कोई भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कदम उठाए गए होते हैं, तो इस तरह से
जो है पर्यावरण के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आप एक कोशिश करिए कि पर्यावरण के क्वेश्चन जहां से मिल रहे हैं क्वेश्चन लगा के और उस बारे में सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से वहीं कवर हो जाता है पर्यावरण। तो ऐसा कोई बुक पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो जरूरत नहीं है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, तो ये करंट अफेयर में आ गया, उसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। अच्छा, साइंस में यदि आप इसको भी 9th यूनिट को भी ऐड कर रहे थे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तो इसमें कुछ 4-5 टॉपिक दिए हैं। तो ये टॉपिक जो है इनकी स्पेशली मैगजीन टाइप की भी पब्लिश होती रहती है समय समय पे, जैसे ई कॉमर्स के लिए हो गई, रोबोटिक्स के लिए हो गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है उसके लिए भी हो गई, एआई के लिए भी हो गई। तो इस तरह की समय समय पे कुछ मैगजीन टाइप की भी बुक आती रहती हैं। आप चाहो तो वहां पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जितने रहते हैं ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे दल लिखा था पर्यावरण विज्ञान वाले यूनिट में, तो ये इनकी कोई यूनिट वो आती है मैगजीन टाइप की भी समय समय पे आती रहती है। तो यदि कभी जा रहे हो, कोई अच्छा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ मिल गया तो वो भी उठा के ले आइए, है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास इकट्ठा होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि यदि इतनी सारी बुक्स किसी पीएससी वाले के पास होती हैं तो वो पागल नहीं होता है ना। और ना ही एक ही सारी चीजें एक ही बुक से आपको मिलती हैं, तो ये इस तरह के कंटेंट आपको जोड़ना ही पड़ता है। पर अभी समय नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज इनको इंटरनेट पे, और सेम चीज वीडियो यूट्यूब पे काफी अवेलेबल है, तो टॉपिक वाइज सर्च कर करके इनको पढ़ लीजिए। मुझे नहीं पता है कि मार्केट में इन 9th यूनिट के लिए कोई बुक आ रही है या नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो आप अपने टॉपिक देख के कि हाँ मेरे ये टॉपिक के अनुसार, हो सकता है किसी ने पब्लिश कर दी हो, क्योंकि सिलेबस को आए हुए एक दो साल हो गए हैं इसको आए हुए, तो हो सकता है किसी ने पब्लिश कर दी हो। तो यदि ये आपको एक हेल्प के लिए मिल जाए तो बिल्कुल ले आइएगा, है ना। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने कोई नहीं पढ़ी है। मैंने इसी इन्हीं टॉपिक को सर्च किया वीडियो पे, इंटरनेट पे, इनके संबंध में अपने नोट्स बनाए और उसी से मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है। सॉरी। और यहां भी मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आप जो है क्वेश्चन पहले देखिएगा कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस हिसाब से अपना जितना भी कंटेंट पढ़ो, क्योंकि ये मेरे हिसाब से टफ में आ जाता है और इसमें अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि कितना क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देता है ये यूनिट। तो ये आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से हो सकता है आपके लिए इजी हो, है ना। तो बनना होगा तो आपको उतने से में भी बन जाएगा जितना मैं बता रही हूं कि वीडियो और इंटरनेट की हेल्प ले लीजिएगा। और यदि कोई इसके संबंध में कोई जैसे रोबोटिक्स के बारे में कोई मैगजीन निकली है, तो उसके बाद यदि उसमें रोबोटिक्स की शुरुआत से लेके अब तक नए नए रोबोट जो आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी है, तो वो उस तरह की मैगजीन टाइप की जो बुक्स आती हैं उनको भी उठा लाया करिए, वो हेल्पफुल रहती हैं। हाँ, देख के लाइएगा कि उसमें प्रॉपर जानकारी दी हो, ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही कुछ दिया हो, है ना। तो ये इस तरह से आपके हो जाएंगे कवर। यदि अभी की मैं इस टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, अब 2 महीने आपके प्री में है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट यही है कि बुक वुक ढूंढने कहीं कुछ मत जाइएगा। हाँ, जाइएगा मतलब स्टेशनरी पे जाइएगा, यदि कोई चारों पांचों टॉपिक टॉपिक की आपको कोई एक बुक मिल रही है तो हेल्प पर्पस के लिए उसे ले आइएगा। यदि उसे पढ़ पाते हो, समय है आपके पास, बाकी सारी चीजें आपकी हो गई हैं, तो आप उसे ले आइएगा। और उसमें भी देख लीजिएगा, इसमें भी कि पहले आपको क्या करना चाहिए। जैसे ई गवर्नेंस वाला बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ये इजिली हो जाता है। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट, ये भी आपके क्वेश्चन कुछ कुछ बहुत सीधे आते हैं, तो ये भी आपका अच्छा, मतलब चूंकि इंटरनेट से हम परिचित हैं ही थोड़ा बहुत, तो ये भी पढ़ने में इजी पड़ता है। तो इसमें भी जो आपका इजी इजी पहले कर लेना, फिर समय के अनुसार बाकी आप बाकी चीजें देख लेना कितना आप इसमें कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में। अच्छा खासा टाइम है तो बिल्कुल एक आध कोई बुक जो भी टॉपिक में मिल रही हो वो लाइए, अच्छा खासा रिसर्च इस पे नेट पे कीजिएगा, तो बढ़िया से आपकी ये भी हो जाएगा, है ना। तो जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी कोई बुक नहीं पढ़ी है, तो मेरे पास बुक का कोई नाम नहीं है ना। और मैंने ढूंढी भी नहीं है क्योंकि मेरा काम चल रहा है। देखो, प्रीलिम्स में 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की तो कोई नहीं सोचता, क्योंकि पीएससी पूरे 100 सही नहीं देता, 4-5 क्वेश्चन तो वही डिलीट कर देता है हर साल। ठीक है।
तो पता नहीं ऐसा क्यों है, 100 क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं ढूंढ पाते हम, एक एक दिन में हजारों क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं। पर ठीक है, तो 100 में से 100 क्वेश्चन तो कोई सॉल्व करने का नहीं सोचता। हाँ, हर कोई सेफ जोन में जाने के लिए सोचता है। तो 80-85 तक आपके बढ़िया बनना है तो बढ़िया है, 100 में से 100 तो किसी के नहीं बन पाते हैं, और बन जाते हैं तो भाई, है ना, उसको सत सत नमन बिल्कुल। लेकिन नहीं हो पाता, कैसे बनेंगे? पीएससी पूरे 100 सही नहीं देता क्वेश्चन, तो कैसे बनेंगे, है कि नहीं? चलिए, अब आते हैं 10th यूनिट पे, जिसमें कुछ आयोग दिए हैं। ये आयोग आपको बहुत अच्छे से करना ही है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है जो आपके नंबर फिक्स करती है। 5 से 6 क्वेश्चन इसके आपके पास होते ही हैं, और बहुत ऊपर से होते हैं, सबके सही होते हैं। यहां गलती बहुत भारी पड़ती है, उसका आपने कहीं और भरपाई कर ली तो ठीक है, नहीं तो यहां डूबे तो डूबे ही सही। ठीक है, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत अच्छे से ही करना है, चाहे 4 बार रिवीजन की जरूरत पड़े। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ऊपर से आते हैं और बनते भी सबसे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में रहना है तो ये तो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, करोगे कहाँ से? तो YouTube पे भी बहुत सारे जो MPPSC के लिए ही चैनल चल रहे हैं, वहां भी उन्होंने, कई चैनलों ने अच्छा पढ़ाया है, तो अच्छे खासे व्यू हो, और जहां पे आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, जो अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा है, वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, इनकी कई आयोगों की ऑफिशियल साइट है, उनको तो विजिट करना ही है, क्योंकि कभी कभी कहीं जो पढ़ा रहे हैं या किसी बुक के भी यदि आप सहारा ले रहे होते हैं, तो वहां पे कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, भाई सबसे हो जाती हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम गलत पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहा है वो अपने हिसाब से, जो कंटेंट उससे मिला वो अपने स्तर पर मेहनत करके ही पढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई उल्टा सीधा पढ़ा रहा है तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अच्छा पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो, आप कोई भी बुक ले आइए, यदि पुणेकर पब्लिश करता हो, मुझे पता नहीं है पुणेकर करता है या नहीं करता है, तो पुणेकर की ले आइए। पुणेकर पब्लिकेशन में गलतियां थोड़ी कम होती हैं। ठीक है, मतलब अच्छा खासा कंटेंट वो उपलब्ध कराते हैं। तो आयोग की आ तो रही है बुक, ये तो मुझे पता है ना, मुझे ये इजीली उपलब्ध हो गए थे आयोग, इसलिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, लेकिन बुक आती है। ठीक है, तो बुक आप कोई भी ले आइए अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए, उसके अनुसार आपको जानकारी, उनको तो आप पढ़िएगा ही। यदि बुक मिल जाती है और आप वीडियो की हेल्प लीजिएगा। तीसरी बात, इनकी जिस जिस आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, सबको सर्च करके देखिए, जिस आयोग को बारी बारी से पढ़ रहे हो सबको सर्च करके देख लीजिएगा, जो राष्ट्रीय लेवल पर है और मध्य प्रदेश के जो पूछे गए हैं उनको सबको सर्च करके देखिएगा। तो उससे आपको वहां पे जो ऑफिशियल कंटेंट मिलेगा, जो आपके, कभी क्या होता है कि इस कमेटी में इतने सदस्य होते हैं, तो वो अलग अलग बुक में अलग अलग दे दिया होता है। तो यदि आप कहाँ का मान्य करोगे, तो यदि ऑफिशियल साइट पे जितना डला है तो वो आप प्रमाण के तौर पे लगा तो सकते हो कि भाई ऑफिशियल साइट पे तो इतना दिया है। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप सर्च करोगे तो ये भी चीज आपको पता चल जाएगी कि बुक यदि पुरानी पब्लिकेशन या वीडियो आप देख रहे हो, तो यदि पुरानी कोई चीज पढ़ाई गई है और उसमें, जैसे कुछ आयोग आप देखोगे कि कोई विधि बन के आई है उन आयोग के लिए, वैधानिक जो आयोग है, तो या संविधान में जिनके बारे में बात की गई है, तो संविधान संशोधन यदि हो गया होगा, या उस अधिनियम में कोई संशोधन हो गया होगा जिसके तहत आयोग बना है, तो आपको वो सारी करंट में अपडेट होके आपको चीजें देखनी है। ठीक है, तो जैसे सदस्य संख्या वगैरह रहे ना, तो इनसे एक बार आप देख लीजिएगा कि इसके लिए, इस आयोग के लिए कोई, इस आयोग को गठित करने के लिए कोई अधिनियम तो नहीं आया था, और यदि अधिनियम आया था तो उसमें करंट में कोई संशोधन तो नहीं हुआ, और संशोधन के अकॉर्डिंग ही आप किसी भी बुक या किसी भी कहीं से किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, उसे साथ लेके, यानी अपडेट करके इन चीजों को पढ़ना है, इनके अध्यक्ष वगैरह के नाम भी अपडेट करके पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ऐसे आपके आयोग हो जाएंगे। चलिए, मैं आपके इस संबंध में इतनी ही हेल्प कर सकती थी। आई होप आपके क्वेश्चन सारे कवर हो गए होंगे। कैसे तैयारी में तो सब कुछ ही आ गया था, पहले क्या करें वो हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन साइंस के बारे में कर चुके हैं, करंट अफेयर के बारे में बात कर चुके हैं, MCQ के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आयोग की अभी चर्चा हमने करी ली, बुक मैंने आपको बता ही दिया। जैसा मैंने कहा, जरूरी नहीं है एक बुक से ही सब कुछ आ जाए, लेकिन बुक खरीदते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम चीजें आपकी उसमें कवर हो रही हों। ठीक है,
मुंह उठा के भी कुछ भी मत ले आया करिए, बुक कोई भी खरीदने जा रहे हो तो। और ज्ञाता बनने के पर्पज से भी मत लाया करिए, सिलेबस को ध्यान में रख के लाया करिए, है ना। कि और सिलेबस और क्वेश्चन देख के कि किस लेवल तक आपके क्वेश्चन आते हैं जो आपकी बुक आपकी हेल्प कर पाए, है ना। एमपी का करंट अफेयर हम बात कर चुके हैं, लूसेंट की और एनसीईआरटी की हम कर ही चुके हैं। चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कमेंट में नहीं बता सकते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध करा रही हूँ। पुराने वीडियो जब डालती थी तब उपलब्ध कराती थी, लेकिन वहां ज्यादा बातचीत हो नहीं पाती है, तो इसलिए मैंने वो ऑप्शन बंद कर दिया। पहले नोट्स के लिए भी उपलब्ध करा रही थी, तो इसलिए भी तो व्हाट्सएप नंबर में उपलब्ध करा रही हूँ, लेकिन उस पर कॉल कभी करने की कोशिश मत करिएगा। पहली बात तो लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो मैं उठाऊंगी नहीं, और उठा भी लिया गलती से तो हो सकता है मैं बात उतनी ना करूं, तो उसके लिए भी मैं आपसे अभी माफी मांगती हूँ। आप मैसेज मुझे छोड़ दीजिएगा वहां पे, तो मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपका मैसेज रीड कर लूंगी। फिर मैं डिसाइड कर लूंगी कि भाई सामने वाले को दिक्कत इतनी बड़ी है क्या कि उसे कॉल पे बात करने की जरूरत है, तो आप दिक्कत बताइएगा, है ना। ऐसे ही नहीं कि नहीं मैम हमने तो करनी है बात, तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी, है ना। आप दिक्कत बताइएगा, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी कि आपसे बात करने की जरूरत है कि नहीं है। बाकी आपके क्वेश्चन रहेंगे तो यदि मुझे मैसेज में ही मैं आपको रिप्लाई कर दिया, वो आपको समझ में आ गया तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। चलिए, वैसे कोशिश करा करिए, व्हाट्सएप से ज्यादा मैं कमेंट रीड करती हूँ, व्हाट्सएप थोड़ा कम ही यूज करती हूँ, तो आप कमेंट में ही आपने क्वेश्चन रख दिया करिए। फिर भी यदि नहीं हो पाता, कुछ पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, लगता है कि सामने पूछेंगे कमेंट में तो हो सकता है सामने वाला हंसे, तो देखिए ऐसा मत सोचिए। हर चीज अपने, वो भी कोई जान के पैदा नहीं हुआ था जो हंस रहा है वो, है ना। हर समय होता है हर चीज को सीखने का, तो बिल्कुल कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराऊंगी, है ना। आई होप, क्योंकि कनेक्ट रहने का कोई और जरिया है नहीं, है ना फिलहाल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में, जिनको नहीं पता उनको पता चल सके। और ठीक है, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। कुछ वैसे तो अपने टॉपिक जो चल रहे हैं वही कवर करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।